वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबडी। नमस्कार आप सबको। क्या आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपको मेरी आवाज आ रही है? लाउड एंड क्लियर मेघा। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर स्वाति। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मेघा सुनेजा है। मैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा की एसोसिएट ट्रेन मैनेजर हूँ। और आप सबका आज के इस पहले दिन के इंटेंसिव फेज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपका गट रीसेट का जो 10वां दिन है वो कंप्लीट हो चुका है, कल कंप्लीट हो चुका है। और आज जो है हम कदम रख रहे हैं हमारे नेक्स्ट फेज में, और जिसे हम कहते हैं इंटेंसिव फेज। इंटेंसिव फेज का मतलब है कि अब जब हमारा गट रीसेट हो चुका है, आगे हम किस प्रकार से अपनी हेल्दी लिविंग की जर्नी को शुरुआत करें, और कैसे हम अपनी जो 10 दिन की जो जर्नी रह चुकी है उसको हम कैसे इम्प्रोवाइज कर सके, और अपने हेल्दी लिविंग की जर्नी को और बेहतर बना सकते हैं। वो है आज से स्टार्ट करेंगे हम इंटेंसिव फेज में। दोस्तों, कल हमने अर्जुन जी से बहुत सारी बातें सीखी। हमने सीखा कि किस प्रकार से हमें अपने गट की बातों को सुनना चाहिए, हमें अपने गट की जो हेल्दी बैक्टीरिया है उसको नरिश करना चाहिए, किस तरीके से फाइबर को हमें अपना एक दोस्त बनाना चाहिए, जो हर रोज हम हमें फाइबर का इंटेक हमें लेना चाहिए, किस प्रकार से हम अगर अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को इंश्योर करें तो हमारा गट हेल्दी रहेगा, क्या महत्व रही है हमारी हमारे लाइफ में जो प्लांट बेस्ड डाइट है उसका क्या इंपॉर्टेंस रहा है और उसका क्या इंपॉर्टेंस रहेगा आगे भी, ये भी हमने देखा। किस प्रकार से एनिमल बेस्ड फूड्स एंड प्लांट बेस्ड फूड्स हमारे गट को फायदा पहुंचाते हैं, ये हमने देखा। हमने ये भी देखा कि क्या करने से, यानी किस प्रकार से अगर हम माइंडफुल ईटिंग प्रैक्टिसेस को कैरी ऑन करें तो हमारा गट जो है वो हेल्दी रहेगा। और हमने ये भी जाना कि कैसे हमें एक रेनबो कलर अपने डाइट के अंदर में, अपनी मील के अंदर में इंक्लूड करना चाहिए, सो दैट हमारा गट हेल्दी रहे। और आगे जाकर के हमें क्या करना है, आगे जाकर के हमारे गट को हाइड्रेटेड रखना है, माइंडफुल ईटिंग करना है, हमें अपने प्रोग्रेस को मॉनिटर करना है, और अपने आप को इंटेंसिव फेज के लिए रेडी रखना है। दोस्तों, हमने कल ये भी जाना कि कितना इंपॉर्टेंट है अपने न्यूट्रिएंट्स को जब हम कुक करते हैं प्रिजर्व करना, और उसके लिए क्यों एमवे क्वीन जैसा कुकवेयर हमें अपने डेली लाइफ के अंदर में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। तो ये सारी बातें जो है ये हमने कल देखी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम इंटेंसिव फेज के अंदर में हम एंटर कर रहे हैं। और इंटेंसिव फेज के अंदर में अगर हम एंटर कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम अपने आप को रेडी करें, हम अपने आप को तैयार करें आगे के जो 90 दिन की जर्नी हमारी बची हुई है उसके लिए। तो इन सब चीजों के बारे में बात करने के लिए दोस्तों आज डॉक्टर स्वाति शुक्ला हमारे साथ में है। मैं थोड़ा सा आपको डॉक्टर स्वाति जी के बारे में बताना चाहूंगी। डॉक्टर स्वाति जी एसोसिएट मैनेजर है, न्यूट्रिशनिस्ट है। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वनस्थली विद्यापीठ से करी है, राजस्थान से। और ये एक डबल गोल्ड मेडलिस्ट है। इन्होंने अपनी पीएचडी जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी से की है। और 8 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है दोस्तों वेलनेस में। और इनका स्पेशलाइजेशन है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स और क्लिनिकल कंडीशंस के ऊपर में। तो बिना किसी विलंब के मैं यहाँ पे स्वाति जी को इनवाइट करना चाहूंगी। Over to you, Dr. Swati, and thank you so much for joining us. थैंक यू सो मच मेघा। अ वेरी गुड मॉर्निंग आप सबको। हार्दिक नमस्कार एंड सुप्रभात। मेघा, आपने बिल्कुल सही तरीके से एक समराइज किया है, जिस तरीके से आपने बताया कि गट रीसेट फेज में हमने क्यों, जो हम होते हैं ना, हम जो भी प्रैक्टिस करते हैं उसका क्यों जाना। और इस प्रकार से गट हमारा फाउंडेशन है, हेल्थ का नींव रखता है। तो हमने उसको एक तरीके से तैयार किया इंटेंसिव फेज के लिए, राइट। इंटेंसिव फेज जैसा नाम बता रहा है, यहाँ पे आपका जो एक रियल हेल्दी आपका वेट जर्नी अब होगा वो अब शुरू होगा, राइट। आपने अपनी नींव का ध्यान रखा, आपने ये अश्योर किया कि आपका गट हेल्दी है। यहीं से आपके सारे न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन, आपकी ओवरऑल हेल्थ का एक एक आपने बेस बिठाया है। और अब हम यहाँ से एक इंटेंसिव फेज और मेंटेनेंस फेज की जो 90 दिन की जर्नी है उसको पूरा करेंगे। तो इससे पहले लेट मी शेयर माई स्क्रीन वंस। I hope my screen is visible. Yes, it's coming. Thanks, Megha. Okay, so अब हमारी जर्नी जो होगी, हम इंटेंसिव फेज से मेंटेनेंस फेज की तरफ जाएंगे।
लेकिन ध्यान पे एक बात जो हमेशा है, जो हम डे 1 से बोल रहे हैं और हर दिन बोलेंगे, और जो एक इम्पॉर्टेंट बात है आपके लिए, कि हम भले ही इसको 10 दिन का गट रीसेट फेज बोले, या दूसरा चरण जो हमारा आज से शुरू हो रहा है, या तीसरा जो 30 दिन के बाद से शुरू होगा, लेकिन ये जर्नी आपकी 100 दिन की नहीं है। जब हम बात करते हैं हेल्दी वेट एंड हेल्दी लिविंग की, तो आपकी लिविंग जो है, आपकी जो जीवन, जो आप जिस तरीके से जीते हैं, जो आपकी दिनचर्या है, वो आपकी सालों साल की है, वो आपकी पूरे जिंदगी की है, पूरा जीवन की है। तो आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, यही हमारा मकसद है आपको बताना, और ये आपका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कि गोल होना चाहिए, कि आप जो भी यहाँ पे सीख रहे हैं, या जो भी आप क्यों जान रहे हैं, वो इसीलिए जाने कि वो आपके 100 दिन के काम नहीं आएगी, वो आपको सस्टेनेबिलिटी के काम आएगी, आपको लंबे दौर के लिए काम आएगी, पूरे जीवन काल के लिए काम आएगी। राइट? तो इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा इंटेंसिव फेज का एक इंट्रोडक्शन, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, सो दैट आप प्रिपेयर रहें कि कल से आप क्या क्या आने वाले हैं चेंजेस। तो ये स्लाइड हम सब बहुत अच्छे से वाकिफ है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं स्लाइड के बारे में। ये हमने पहले भी बात करी थी गट रीसेट फेज के, कि जब भी हम बात करते हैं हेल्दी वेट की या हेल्दी लिविंग की, हमारे कुछ ग्रास रूट लेवल पर जो एक कॉजेज होते हैं, हमें उस रीजंस को एड्रेस करना है। राइट? जिसमें हमारा पहला था कि हम हेल्दियर गट की बात करें, और इसके लिए हमारा था गट रीसेट फेज। करेक्ट? गट रीसेट फेज में हमने अपने गट को अच्छा किया, अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट्स के साथ मिला करके। लेकिन अब हमारा ध्यान होगा हेल्दियर गट के साथ साथ हेल्दियर लिवर के ऊपर भी, और इंसुलिन सेंसिटिविटी के ऊपर भी। और इसी प्रकार से इन एस्पेक्ट्स को एड्रेस करते हुए हम अलग अलग कंपोनेंट्स के साथ, हम डाइट के साथ, सप्लीमेंट्स के साथ, प्रॉपर एक्सरसाइज के साथ, साथ ही साथ में बिहेवियरल चेंजेस के साथ इन 100 दिन की जर्नी को कवर करेंगे। गट रीसेट फेज की अगर हम बात करें, तो ये डायग्राम हमने गट फेज के टाइम पे भी, डे -1 में भी देखा था। ये हमारा गट होता है। राइट? लेकिन अगर आप एक बात यहाँ नोटिस करेंगे, कि ये गट हम सब जानते हैं, इस नली को, या जो हमारा ये पाइप है, इस पूरे ट्रैक्ट को हम जानते हैं, जो हमारे माउथ से शुरू होते हुए हमारे एनएस तक जाता है। यहाँ पर आपका ईसोफेगस, आपका स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे एस्पेक्ट्स आते हैं, ये सारे ऑर्गन्स आते हैं। राइट? इसके बारे में हम जानते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपका ध्यान दो और ऑर्गन्स के ऊपर खींचना चाहूंगी। पहला है लिवर, और दूसरा है पेनक्रियास। अगर आप इन ऑर्गन्स को देखें, तो यहाँ पर इनको टेलर मेड तरीके से यहाँ नहीं रखा गया है। अगर आप कहीं पे भी गट का डायग्राम ढूंढेंगे, तो लिवर और पेनक्रियास तो इसेंशियल ऑर्गन्स हैं, जो इस गट के साथ हमेशा अटैच होते हैं, और इसी प्रकार से हमारी ह्यूमन एनाटॉमी है। तो क्यों जरूरी है लिवर और पेनक्रियास, हम आगे देखेंगे, और कैसे वो हेल्प करता है। राइट? लिवर और पेनक्रियास अगर आप यहाँ पर देखें, तो ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया है, जिसे हम ड्यूडेनम बोलते हैं। ये दोनों ऑर्गन, यानी आपके लिवर और पेनक्रियास, दोनों के दोनों आपके इस ड्यूडेनम या स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलते हैं। इससे मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जहां पर लिवर और पेनक्रियास की अपनी अपनी भी कुछ फंक्शंस हैं, राइट, गट से हट करके, जैसे डिटॉक्सिफिकेशन करना, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करना, उसके साथ साथ पेनक्रियास जो भी आप न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं या डाइजेस्ट करते हैं, उसके बाद उसका पूरे शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल के फॉर्म में कहाँ कहाँ रेगुलेशन होना है, वहां पर एक्सक्यूज मी, वहां पर पेनक्रियास का इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें डाइजेशन में उन न्यूट्रिएंट्स का, जो गट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वहां पर भी लिवर और पेनक्रियास दोनों हेल्प करते हैं। जहां पर पेनक्रियास आपका कुछ एंजाइम्स निकालते हैं, जैसे पेनक्रियाटिक लाइपेज, पेनक्रियाटिक एमाइलेज, ये आपके फैट को, आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और जब मैं बात करूं लिवर की, तो लिवर के अंदर एक प्रकार का फ्लूइड बनता है, जिसको हम बोलते हैं बाइल, बाइल जूस। ये हमारे लिवर में प्रोड्यूस होता है, और इस छोटे से ग्रीन कलर के ऑर्गन में, जिसको हम गॉल ब्लैडर बोलते हैं, इसके अंदर स्टोर होता है। अब हमारा जो फैट है, फैट पानी में नहीं मिल सकता है, वो घुलनशील नहीं है पानी के अंदर। राइट? तो उसका डाइजेशन कैसे होगा? आप घी खा रहे हैं, हम कोई भी ऑयली पदार्थ खाते हैं, हम ऑयल खा रहे हैं किसी भी फॉर्म में, तो वो हमारे शरीर के अंदर कैसे डाइजेस्ट होगा अगर वो पानी के अंदर अघुलनशील है? तो उसी के लिए ही ये बाइल जूस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसको पानी में घुलनशील बनाने लायक बनाता है, और उसके बाद उसके डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल है।
आप लिवर देख सकते हैं, ये दो गट डक्ट से मिलकर के बना होता है। एक बड़ा गट होता है और एक छोटा डक्ट होता है। देन ये दोनों कनेक्टेड होते हैं और इस प्रकार से डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ना जब हमने बात करी कि लिवर हेल्थ क्यों जरूरी होती है, राइट, तो और किस प्रकार से लिवर को असर पड़ सकता है, कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब हमने जाना कि लिवर के फंक्शन क्या है और किस प्रकार से उसका उसकी हेल्थ पे असर पड़ सकता है, क्यों हमें जरूरी है कि हम लिवर के रोल को, उसके फंक्शन को ऑप्टिमाइज रखें। तो हमारे जिन जिन हर दिन की जो जीवनचर्या है एक तरीके से, उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स है। जैसे आप बात करें एल्कोहल इनटेक की, एल्कोहल हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्ट होकर एम्प्टी कैलोरीज देता है। देन अगेन वो कार्बोहाइड्रेट फैट के फॉर्म में स्टोर होता है, वो इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है। या स्ट्रेस की आप बात करें, ये तो हमारे डाइट हो गया। स्ट्रेस की अगर आप बात करें, एक्सेसिव वर्कलोड, यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि आपके अलग अलग एंटीऑक्सीडेंट्स कम होते जा रहे हैं, आपके शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स ज्यादा बनते हैं जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। तो वहां पर भी जरूरी होता है कि हम, इसीलिए बोलते हैं कि आप बिहेवियरल एस्पेक्ट पे ध्यान दें, राइट, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे ध्यान दें, क्योंकि उनका भी असर पड़ता है। जो उसके अंदर फ्री रेडिकल्स बढ़ते हैं वो शरीर के हर एक विसरल ऑर्गन, जो वाइटल ऑर्गन है, उसको नुकसान पहुंचाने की टेंडेंसी रखता है। और लिवर को खास करके, क्योंकि लिवर का एक मेन फंक्शन होता है, वो होता है डाइजेशन के अलावा डिटॉक्सिफिकेशन, यानी जो भी हमारे शरीर के अंदर बाहर से या अंदर में जो भी टॉक्सिन्स बन रहे हैं उनको प्योरीफाई करना, उनको शरीर से निकालना। लेकिन अगर हम इतने, जितने हमारे लिवर की कैपेसिटी है, उससे अगर ज्यादा टॉक्सिन्स या उससे ज्यादा ऐसे कंपाउंड्स जो टेंशन क्रिएट कर रहे हैं या डैमेजिंग सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं अगर हमारे शरीर में बनेंगे, तो हमारे लिवर की कैपेसिटी से वो ज्यादा है और फिर वहीं पे उसकी डैमेज होने की चांसेस ज्यादा है। उसी प्रकार से स्मोकिंग, या आप बात करें प्रिस्क्रिप्शन जो होती है हमारी ओवर द काउंटर जो हम मेडिसिन मिलती है, हम फार्मेसी जाते हैं, पेन किलर आपको आराम से मिल जाती है, राइट। लेकिन ये देखा गया है, ये रिसर्च में बताया गया है कि अगर आप इस प्रकार के जो मेडिसिन होते हैं, जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, हमारे पेन किलर्स होते हैं, वो ज्यादा खाने से आपके गट, आपके लिवर को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, काफी सीरियस सिचुएशंस भी हो सकती हैं। इसीलिए बोलते हैं कि हमेशा पेन किलर ज्यादा नहीं खानी चाहिए, राइट। उसके अलावा अगर इन्फेक्शन या इलनेस है, अगेन उससे आपके इन्फ्लेमेशन क्रिएट होगा, अगेन वो आपकी इम्यूनिटी सेल्स जो वो लड़ाई कर रहे हैं उन इन्फेक्शियस सेल्स के साथ, वहां पर आपके अलग अलग टॉक्सिन्स क्रिएट हो सकते हैं। स्ट्रेस, प्रोसेस फूड्स, प्रोसेस फूड्स आप में आपके सिंपल शुगर्स हैं, आपके फैट है, उसके अंदर केमिकल्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, वो आपके लिवर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसके अलावा अलग अलग प्रकार के एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स, हवा में जितने प्रकार के टॉक्सिन्स हैं, पानी में हैं, अगर आप पानी का ध्यान नहीं रख रहे हैं, साफ पानी का, या आप खाने पे ध्यान नहीं रख रहे हैं, प्रॉपर हेल्दी खाना नहीं खा रहे हैं, राइट, उनके थ्रू भी आपको पेस्टिसाइड्स मिल सकते हैं, आपको अलग अलग केमिकल्स मिलते हैं। या फूड एलर्जीज अगर हैं, वहां पर भी फूड एलर्जीज, फूड इंटॉलरेंस, ये हमारे शरीर के अंदर खुद से, यहाँ पे आप बाहर से कुछ नहीं ले रहे हैं, टॉक्सिन्स हमारे शरीर के अंदर ही उन एलर्जीज, उन इंटॉलरेंसेज और इन्फेक्शन से लड़ते लड़ते ही बहुत सारे फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। कॉफी, एनर्जी ड्रिंक्स, इसके अंदर भी काफी मात्रा में कैफीन होता है, अलग अलग प्रकार के, अगर आप इन्हें मॉडरेशन में ले रहे हैं इट इज गुड, लेकिन अगर आप ज्यादा ले रहे हैं तो ये हमारे शरीर के अंदर स्पेशली लिवर में इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये टॉक्सिन्स की तरह काम करते हैं और लिवर का काम डिटॉक्सिफिकेशन है। तो होता क्या है, अब आप देखेंगे कि इनमें से बहुत सारी चीजें हमारी जीवन की, जो हमारी एक डेली रूटीन है, उसका एक पार्ट बन चुका है। अगर आप देखिए एक्सेस वर्कलोड, या जिस प्रकार का हमारा आसपास का एनवायरनमेंट है फुल ऑफ पोल्यूशन, या स्ट्रेस ले ले, या हम खाने का, आई एम श्योर कि आप अभी एक हेल्दी पैटर्न पर आ चुके हैं, बट समटाइम्स हम बाहर जाते हैं, हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है, देन वी टेंड टू मेक सम अनहेल्दी चॉइसेस, राइट। या सॉइल, उसके अंदर उतने प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स है ही नहीं जो हमारे शरीर को जरूरत है, क्योंकि डिमांड बढ़ चुकी है। जो खेती के टाइम पर जिस प्रकार से हम एग्रीकल्चर करते हैं, तो वहां पर आपको उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं। इन सब से आपका होता क्या है, अब आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से ये वो सारी चीजें जो आप हर दिन निग्लेक्ट नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, और यही आपके लिवर को नुकसान पहुंचाने की टेंडेंसी रखता है। उससे होता क्या है, यहाँ पर आप देखिए कि लिवर की अगर हेल्थ को अगर आप ध्यान में नहीं रखेंगे, या इन सारे एस्पेक्ट्स को अगर आप कवर नहीं करेंगे, जैसे हेल्दी खाना,
या न्यूट्रिएंट गैप को पूरा करना या स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं करना, उससे आप ये डिफरेंस देख सकते हैं। ये एक हेल्दी लिवर, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक प्योर क्लीन फॉर्म में जहाँ पे अच्छी ब्लड सप्लाई हो रही है, लेकिन यहाँ पर वो लिवर है जहां पर टॉक्सिन्स की वजह से, जिस प्रकार से हम खाना खाते, फैट का एक्यूमुलेशन हो चुका है। अब देखेंगे ये बहुत कॉमन हो चुका है। ज्यादातर लोग, जैसे मेरे कितने रिलेटिव्स होते, अगर वो जाते हैं अपने एनुअल चेकअप के लिए आते, उनका टोटल कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल बहुत हाई होता है और उनका लिखा होता है कि grade 1 फैटी लिवर, राइट। लेकिन उसके बाद क्या होता है लोगों को दिमाग में आता है कि हाँ, अब मुझे एक सही रास्ते पे जाना, या मेडिकेशंस के थ्रू वो ठीक करते हैं। तो इस सिचुएशन को हमें बचना है, क्योंकि अगर ये फैटी लिवर हुआ, आप देख सकते हैं इससे हमारे ब्लड सप्लाई में इशू हो रहा है, हमारे स्ट्रक्चर में इशू हो रहा है, और अगर इसको हम एड्रेस नहीं करेंगे ढंग से, तो ये आगे चल के और कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है। सिरोसिस, फाइब्रोसिस, लिवर के और कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है। और स्टडीज में ये देखा गया है कि अगर आप होलिस्टिक अप्रोच करते हैं, अगर आप स्ट्रेस मैनेजमेंट करते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं, प्रॉपर हाइड्रेशन रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो ये जो सिचुएशंस होती है, जैसे आप यहाँ पे ये देखते हैं फैट एक्यूमुलेशन, वो कम हो जाता है। ऑर्गन का फंक्शन धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है, राइट। या ये जो आप स्कार्स देख रहे हैं, छोटे छोटे जो यहाँ पे निशान पड़े, वो धीरे धीरे फेड होने लगते हैं। तो इसी के लिए ही जरूरी है जब हम बात करते हैं होलिस्टिक अप्रोच की। अब दूसरा हम बात करते हैं इंसुलिन सेंसिटिविटी की। तो इंसुलिन सेंसिटिविटी क्यों जरूरी है? पेनक्रियास, जैसे हमने जाना, एक तरफ वो एंजाइम्स निकालता है डाइजेशन के लिए, दूसरी तरफ वो इंसुलिन हार्मोन निकालता है। नाउ इंसुलिन हार्मोन हम जानते हैं सबके सब कि वो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को मैनेज करने में हेल्प करता है, उसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है। अब यहाँ पे दो भाग है। एक है आपका गुड इंसुलिन सेंसिटिविटी, और आपका है लो इंसुलिन सेंसिटिविटी, या जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। क्या होता है, जब आप खाना खाते हैं, ठीक है, आपके ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, आपका डाइजेशन हुआ, उसके बाद उस ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन हुआ और वो ग्लूकोज आपका ब्लड में आ गया। साइमल्टेनियसली आपका जो पेनक्रियास है उसी समय पे इंसुलिन लेवल निकालता है। अब अगर ये इंसुलिन लेवल अच्छा होगा तो क्या होगा कि ज्यादा आपका ग्लूकोज मसल्स में या लिवर्स में जाकर के स्टोर हो जाएगा, और कम हेल्दी फॉर्म में जो ब्लड ग्लूकोज होगा वो मेंटेन रहेगा। देखिए आप यहाँ पे आपका ग्लूकोज कम है, आपका फैट में या मसल मास में या लिवर सेल्स में जाकर के ब्लड ग्लूकोज का ज्यादा स्टोरेज हो रहा है, और यही एक हेल्दी प्रक्रिया है, राइट। कि आपका ब्लड में शुगर कम हो, जहां ऑर्गन से वहां तक आपका ये ग्लूकोज पहुंचे, ताकि उसका और मेटाबॉलिज्म आगे हो। लेकिन अगर कम इंसुलिन सेंसिटिविटी हुई, राइट, या इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ, तो क्या हुआ, आपने खाना खाया, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा, साथ में पेनक्रियास से इंसुलिन भी निकला, लेकिन इंसुलिन सेंसिटिविटी कम थी। इंसुलिन सेंसिटिविटी आप कैसे समझ सकते हैं? मान लीजिए एक लॉक एंड की है, लॉक में आसानी से आपकी चाबी अंदर जा सकती है, लेकिन अगर लॉक के ऊपर अगर आपकी कोई परत चढ़ी हो, कोई कोटिंग हो, राइट, क्या चाबी आसानी से जा पाएगी? नहीं जा पाएगी, राइट, क्योंकि वहां पर एक कोटिंग है, एक परत चढ़ी हुई है, राइट। वो वैक्स की हो सकती है, किसी भी प्रकार की। जब सेल्स के ऊपर एक फैट की कोटिंग आ चुकी है, अब इंसुलिन प्रॉपरली एक्ट नहीं कर सकता, वो की अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि आपकी लॉक ब्लॉक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब आपका एक्सेस फैट होगा शरीर के अंदर, राइट, विसरल फैट के फॉर्म में, क्या होगा, आपके जो मसल मास है, आपका जो लिवर है, जैसे हमने देखा फैटी डिपॉजिट हो रखा है लिवर सेल्स पे, क्या होगा कि अब इंसुलिन काम नहीं कर पा रहा है उसके ऊपर, और इस वजह से ब्लड से जो ग्लूकोज है वो इन सेल्स में नहीं जा रहा है, और वो आधे से ज्यादा आपका ब्लड में ही प्रेजेंट रह गया है। अब जब क्या होगा, आपका वो सेल्स के अंदर नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा पा रहा है? क्योंकि वहां पे फैट का एक्यूमुलेशन ज्यादा था, राइट। वहां पे फैट का एक्यूमुलेशन ज्यादा था, इसीलिए आपका जो ब्लड ग्लूकोज है वो अंदर नहीं जा पाया, क्योंकि इंसुलिन काम नहीं कर रहा था। अब जब आपका ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज्यादा होगा, क्या होगा, फिर वो और तरीके ढूंढेगा एब्जॉर्ब होने के, स्टोर होने के, राइट, वो फैट में कन्वर्ट होकर के स्टोर हो जाएगा। तो ये एक विशियस साइकिल है। एक्सेस फैट की वजह से इंसुलिन काम नहीं कर रहा था, और इंसुलिन के ज्यादा अच्छे से काम ना करने की वजह से फैट एक्यूमुलेशन और बढ़ गया। तो इस विशियस साइकिल को रोकने के लिए ही, राइट, हम जानते हैं कि अगर फैट के एक्यूमुलेशन ज्यादा होगा तो उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी ज्यादा होंगी। वेट गेन एक सिर्फ एक पैरामीटर है, उसके अलावा आपकी जो मेटाबॉलिक हेल्थ है, आपका ब्लड ग्लूकोज, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपका ब्लड प्रेशर, वो सारे पैरामीटर्स डिस्टर्ब हो जाएंगे।
तो इस विशेष साइकिल को रोकने के लिए भी जरूरी है कि आप इंसुलिन सेंसिटिविटी के ऊपर ध्यान दें। तो इन प्रिंसिपल्स के साथ ही जहां पर आपके इन 3 एस्पेक्ट्स को, आपकी गट हेल्थ, के लिवर हेल्थ और आपके इंसुलिन सेंसिटिविटी को एड्रेस करने के लिए ही एक होलिस्टिक अप्रोच की जरूरी है। अकेले डाइट, अकेले एक्सरसाइज, अकेले सप्लीमेंट्स नहीं काम करेंगे, ये सारे मिलके काम करेंगे और ये सारे हमेशा आपके साथ रहे, इसके लिए बिहेवियरल एस्पेक्ट जरूरी होता है। तो इसी वजह से हेल्दी लिविंग, हेल्दी वेट और हेल्दी लिविंग के 4 पिलर हैं, 4 स्तंभ हैं। पहला आपका सप्लीमेंटेशन, दूसरा हेल्दी फूड एंड प्रैक्टिसेस, तीसरा आपकी फिजिकल एक्सरसाइज और चौथा आपका लाइफस्टाइल, यानी आपके जो बिहेवियरल एस्पेक्ट है, राइट, उसको ध्यान में रखिए। पहले स्तंभ की बात करते हैं जो कि हमारा है सप्लीमेंटेशन। नाउ डे 1 से हम बोल रहे हैं कि सप्लीमेंटेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी डाइट, एक्सरसाइज और बिहेवियरल कंपोनेंट के साथ। क्यों? क्योंकि अगर अभी तक हम जिस प्रकार से खाना खा रहे थे उसके बाद भी अगर हमारे काफी न्यूट्रिएंट का गैप था, तो उस न्यूट्रिएंट के गैप को कवर करने के लिए सप्लीमेंट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे हमारा डेली प्लस, राइट, या आपकी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट का अगर अभी एक डिफिशियंसी अगर होगा शरीर में तो वो उसको पूरा करेगा, और अगर नहीं है तो आपके हेल्दी मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करने के लिए हेल्पफुल कर रहेगा। जैसे प्रोटीन, अब इंडियन डाइट में अगर आप देखेंगे तो हमारा जो प्लेट होता है, राइट, मेजॉरिटी वो कार्बोहाइड्रेट से भरा होता है। हम ज्यादा चपाती लेते हैं, ज्यादा राइस लेते हैं और छोटा सा अमाउंट में दाल लेते हैं, या समटाइम्स हम सिर्फ सब्जी ही लेते हैं, हम दाल लेते भी नहीं है। इससे क्या होता है, आपके प्रोटीन डिफिशियंसी होता है। प्रोटीन डिफिशियंसी अगर होगा देन अगेन आपका मेटाबॉलिज्म वीक होगा, राइट, आपको सटाइटी की फीलिंग नहीं आएगी, आपका मसल बिल्डिंग नहीं होगा, मसल लॉस रहेगा। तो इसके लिए प्रोटीन जरूरी होता है। या जैसे हम मील रिप्लेसमेंट की बात करते हैं, वेट मैनेजमेंट शेक्स, वो क्यों जरूरी है? नाउ स्टडीज में ये देखा गया है कि जब भी आप बात करते हैं एक हेल्दी वेट की, तो वहां पर कैलोरी कंट्रोल होना जरूरी है, या प्रॉपर माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस जरूरी है। और इसी की वजह से मील रिप्लेसमेंट या वेट मैनेजमेंट जो एक सोल्यूशन है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। फाइबर एंड प्रोबायोटिक्स, ये 2 आपके साथ ही रहेंगे, ना सिर्फ गट रीसेट फेज में लेकिन इवन आपके इंटेंसिव फेज में और मेंटेनेंस फेज में, क्योंकि आपको अपनी नींव को कंटिन्यूसली स्ट्रांग रखना है। 10 दिन में आपने अश्योर किया, लेकिन उसको आपको कंटिन्यू रखना है ताकि वो आपके शरीर में ओवरऑल हेल्थ को कंटिन्यूसली कंट्रीब्यूट करते रहे। तो ये होता है आपके अलग अलग जो सप्लीमेंट्स होते हैं आपकी इस वेट मैनेजमेंट जर्नी में रोल प्ले करने के लिए, राइट। अगर और उसके साथ ही साथ, राइट, अगर आप देखें कि आपकी हेल्दी ईटिंग प्रैक्टिसेस भी कैसे होनी चाहिए कि वो आपके सप्लीमेंट के रोल को कॉम्प्लीमेंट करे, राइट। ऐसी वो कौन सी चीजें जो आपके ध्यान रखनी है, जैसे आपका खाना, आपने देखा हेल्दी प्लेट का कितना महत्व है, हमने उसको अच्छे से जाना, राइट, जिसमें आपको फाइबर रिच फूड खाना है। उसके अलावा जो आपके होल ग्रेन्स में होते हैं उसमें सॉल्युबल इनसॉल्युबल फाइबर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं, राइट। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है फर्मेंटेड फूड खाना, क्योंकि फर्मेंटेड फूड क्या करते हैं, कुछ हमारे शरीर हमारी बॉडी में ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे शरीर को डायरेक्टली नहीं मिल पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, या उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे गट को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर ये फर्मेंटेशन प्रोसेस हो जाता है तो जो भी फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, वो सिंपलर फॉर्म में टूट जाते हैं। तो इसकी वजह से फर्मेंटेशन का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके शरीर में न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई को बढ़ाने का। या आप हेल्दी फैट्स की बात करें, हेल्दी फैट्स, हर फैट बुरा नहीं होता है, राइट। कंसेप्ट है गुड फैट और बैड फैट का। अगर आप हेल्दी फैट खा रहे हैं, हेल्दी फैट ले रहे हैं, तो वो आपके शरीर में काफी सारे मेटाबॉलिक पैरामीटर्स को बैलेंस करने में हेल्प करता है। देन स्पाइसेस एंड हर्ब्स, इसके बारे में हमने अच्छे से जाना कि ये किस प्रकार से आपकी गट हेल्थ में इन्फ्लेमेशन को कम करता है। ओवरऑल आपके शरीर में अगर कहीं पे भी ज्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, इन स्पाइसेस में जो हर्ब्स में जो बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं वो इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस को कम करने में हेल्प करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कुकिंग। आपका जो कुकिंग मेथड है वो हेल्दी होना चाहिए, राइट। आप इस प्रकार से कुक करें जैसे आप स्टीम ज्यादा करें, आप बॉइलिंग करें, बेकिंग करें, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स रिटेन रहते हैं। फैट, जब आप किसी चीज को फैट में ज्यादा पकाते हैं या लंबे समय तक पकाते हैं, वहां पर न्यूट्रिएंट लॉस ज्यादा हो सकता है, राइट। जब आप पका रहे हो, अगर आप स्टीम या बॉईल भी कर रहे हो,
तो आप सिर्फ उतने ही पानी में बॉईल कीजिए जो आपके खाने में यूज हो जाए। जैसे अगर आप राइस बॉईल कर रहे हैं, आप चावल बॉईल कर रहे हैं, दाल बॉईल कर रहे हैं, कोई सब्जी बॉईल कर रहे हैं, अगर बॉईल करने के बाद एक्सेस पानी आप फेंक रहे हैं तो आधे से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स जो उस फूड में थे वो उस पानी में आए जो आपने फेंक दिया। इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि सिर्फ हम उतना पानी यूज करें जो हमारे फूड प्रिपरेशन में आगे भी काम आ जाए। देन सोकिंग एंड स्प्राउटिंग, ये भी एक तरीका है, राइट। सोकिंग एंड स्प्राउटिंग अगेन जैसे फर्मेंटेशन है वैसा ही इसका काम होता है। ये क्या करता है, कुछ एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको कम करने में हेल्प करता है। जैसे दालें, दालों को अगर कुछ दालें होती हैं अगर आप उनको प्रेशर कुकर में सीटी लगा करके 4 या 5 बार में पका देंगे तो वो इतने अच्छे से गलेगी नहीं और उसकी टेंडेंसी आपको ब्लोटिंग या फ्लैचुलेंस या गैस फॉर्मेशन में ज्यादा करता है। लेकिन अगर आप उसको सोक करके ओवरनाइट फिर अगर आप उसको बॉईल करें उसके बाद आप खाएं तो वो आपको इतना ब्लोटिंग या फ्लैचुलेंस या गैस फॉर्मेशन का टेंडेंसी नहीं दिखाता। क्यों? क्योंकि एंटी न्यूट्रिएंट फैक्टर्स होते हैं काफी सारे, वो सोकिंग प्रोसेस में पानी के थ्रू निकल जाते हैं। देन स्प्राउटिंग, फर्मेंटेशन की तरह स्प्राउटिंग भी जब आप करेंगे तो उससे क्या होगा, जो कुछ हार्श न्यूट्रिएंट्स होते हैं या कुछ आपके जो हार्श कॉम्प्लिकेट्स आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ये ब्रेकअप करने में हेल्प करता है, उसको सिंपलर बनाता है, राइट। ये जैसे फाइबर्स होते हैं आपके जो स्प्राउटिंग में जो आपके कॉम्प्लेक्स फाइबर्स है उनका ब्रेकडाउन हो सकता है सिंपल फाइबर्स में। देन अगेन वो आपके गट में इजीली डाइजेस्ट हो सकते हैं विथ गुड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट सप्लाई और वो एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। उसके बाद एक्सरसाइज, ये हमारा एक और जो पिलर है वो है एक्सरसाइज का। नाउ आपने देखा इस 10 दिन के अंदर आप किस प्रकार से 30 मिनट अपने दिन के आप दे रहे हैं, राइट। लेकिन वो इनफ नहीं है, आप वो करें लेकिन उसके साथ ही साथ थ्रू आउट द डे आप एक्टिव होने के अलग अलग तरीके ढूंढे, अलग अलग जरिया ढूंढे। एक बड़ी संस्थान है जिसे हम CDC बोलते हैं, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, वो बोलता है कि अगर आप हर दिन 30 मिनट अपने एक्सरसाइज को दें, और एक्सरसाइज का मतलब है वो किसी भी प्रकार की हो सकती है, आप वॉकिंग करें, ब्रिस्क वॉकिंग, या आप डांस करें, एरोबिक्स एक्सरसाइज करें, आप बाइक चलाएं, आप डांस करें, राइट, लिम्फेटिक एक्सरसाइज करें, या फिर आप हाइकिंग करें, किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज, लेकिन 30 मिनट हर दिन या 150 मिनट आपके प्रति हफ्ता होना चाहिए। यानी आप 5 दिन अगर निकालें 30 मिनट की एक्सरसाइज तो ये मिनिमम होनी चाहिए। ये एक स्टडी किया था जो CDC के साथ मिलकर के US में हुई थी, नेशनल डायबिटीज प्रिवेंशन प्रोग्राम में। वहां पे उन्होंने क्या देखा कि अगर आप ये 150 मिनट अपने हफ्ते के एक्सरसाइज पे दे रहे हैं तो 15 साल, सिर्फ 4 साल, 2 साल या 5 साल नहीं, 15 साल के बाद भी वहां पर जो रिस्क है वेट गेन का, या जो रिस्क है क्रॉनिक कंडीशंस का जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, उसके चांसेस बहुत कम थे एज कंपेयर टू दोज पीपल जो ये एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वता रखता है जब आप बात करते हैं इस एक्सरसाइज की। अब इस 150 मिनट की एक्सरसाइज को आपको पूरा हफ्ते में स्प्रेड करना है। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि 150 मिनट है तो मैं 2 दिन में 150 मिनट कवर कर लूंगा तो मुझे बाकी के 5 दिन नहीं करना होगा। आपको फायदा तब होगा जब आप उस 150 मिनट को पूरे हफ्ते में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और उसके बाद खाली वही नहीं, आप टाइम उन 150 मिनट हफ्ते के या उन 30 मिनट हर दिन के अलावा भी आपको ये ध्यान में रखना है कि आप पूरे दिन किसी ना किसी प्रकार से एक्टिव रहें, राइट। कम से कम टाइम सिटिंग पे करें या लाइंग डाउन में कम से कम टाइम करें। और यही नहीं, ये जो 30 मिनट है ये आपके लिए है अभी शुरुआत करने के लिए। जैसे जैसे आपका टाइम बढ़े, आप जैसे जैसे कंफर्टेबल हो, आप इस 30 मिनट को या इस 150 मिनट को धीरे धीरे टारगेट कर सकते हैं और बढ़ाने के लिए, जैसे 400 मिनट पर वीक। यानी अगर आप 30 मिनट से शुरू कर रहे हैं, आप उसको धीरे धीरे 45 मिनट कर लें, आप उसको 1 घंटा कर लें, राइट, आप उसको 90 मिनट कर लें। तो ये आपकी क्षमता के ऊपर है। और देखिए कोई भी चीज एक दिन में नहीं हो सकती है, एक दिन में हम आपको नहीं बोल सकते हैं, और ना आपका शरीर आपको ये इजाजत देगा कि आप सीधे 150 से 400 मिनट की एक्सरसाइज करें। हमें जो भी करना है वो धीरे धीरे करना है। अगर आपके स्टेप्स अभी 2000 काउंट है, आप उसको बढ़ाइए, हर दिन टारगेट कीजिए कि शायद 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में मैं उसको 3000 स्टेप्स कर लूंगा, या मैं 4000 स्टेप्स कर सकता हूँ। मैं उसको एक दिन करते करते 10,000 स्टेप्स भी पहुंचा सकता हूँ। और ये जरूरी नहीं है जैसे मैंने कहा कि आप उसको 10 दिन में करें,
या आप उसको 50 दिन में करें, आप उसको 100 दिन लेके करें, बट अगर आपने आज जो आप चाहते हैं आपने उसको अचीव कर लिया है, तो अब आप उससे आगे का सोच करके उसको टारगेट करें। सिर्फ आज अगर आपने 2000 स्टेप्स काउंट कर लिया है कंप्लीट, तो आप 2000 पे ही संतुष्ट मत होइए, अब आप टारगेट कीजिए 3000 का और उसको कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़े। तो यही हमारा यहीं पे एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम एक गोल को अचीव करें और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़े, राइट। और एक्सरसाइज करते टाइम ये कुछ सिंपल से टिप्स हैं जो आप हमेशा ध्यान रख सकते हैं, चाहे वो आपका 30 मिनट यहाँ वीडियो सेशन हो या आप 150 मिनट का पूरे हफ्ते का आपका खुद का ब्रिस्क वॉकिंग हो। कुछ सिंपल टिप्स जो आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे ढंग के एक राइट काइंड ऑफ फुटवेयर पहनना चाहिए जो आपको फिट हो, ना वो बहुत ज्यादा टाइट हो ना वो बहुत ज्यादा लूज हो। उसी प्रकार से आपके जो कपड़े होने चाहिए, जो आपका स्पोर्ट्स वेयर होना चाहिए, वो भी गुड फिट का होना चाहिए। टू लूज आपके मूवमेंट्स को कंस्ट्रिक्ट कर सकता है, उसी प्रकार से अगर टाइट क्लोथ्स होंगे तो वो भी आपके मूवमेंट्स को कंस्ट्रिक्ट कर सकता है, राइट। देन गेट द काइंड ऑफ सपोर्ट यू नीड। आप सपोर्ट देखिए, आपको बाहर अच्छा लगता है आप बाहर जाके वॉक कीजिए, आपको घर पे लगता है आप घर पे, आप रिसोर्सेज देखिए अपने आसपास, जिस चीज की जरूरत है आप उसको देखिए। आपको लगता है एक स्मार्ट वॉच होना चाहिए, आप अपने पास रखें, राइट। आपका जो भी साथी है, आपको लगता है आप अकेले वॉक कर रहे हैं, अगर कोई साथ में होगा तो मोटिवेशन रहेगा, देन लुक फॉर द पार्टनर जो आपके साथ इक्वली मोटिवेटेड हो, जिसको आप मोटिवेट कर सके और उसके साथ आप वॉक पे जा सकते हैं, राइट। हर दिन करना है, 150 का मतलब है हर दिन 30 मिनट प्रतिदिन, ना कि 150 इन 2 दिन, वो आपको नहीं रखना है। देन आप घर पे कर सकते हैं, आप ऑफिस में भी कर सकते हैं। हम आगे देखेंगे नीट। नीट एक होता है जो नॉन एक्सरसाइज होता है, नॉन प्लान्ड होता है। यहाँ पे आप प्लान नहीं करते हैं कि मुझे 30 मिनट एक्सरसाइज ही करनी है, लेकिन आप अश्योर करते हैं कि आप पूरे दिन एक्टिव हैं किसी ना किसी फॉर्म में। तो ये सारी गतिविधियां आप घर पे भी कर सकते हैं, आप वर्क प्लेस पर भी कर सकते हैं, अप टू यू, लेकिन एक्टिव रहना है, राइट। देन उसके साथ ही साथ बिहेवियरल टिप्स, क्योंकि जैसे हमने कहा कि आपकी जो एक्टिविटी है वो सिर्फ 30 मिनट वीडियो सेशन के थ्रू या 30 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग के थ्रू नहीं है। हमारा मकसद है कि हम पूरे दिन एक्टिव रहें, हमारा मकसद है कि हम अपने बीएमआर को इम्प्रूव रखें पूरे टाइम, अपने मेटाबॉलिज्म को, अपने शरीर को, अपने ऑर्गन्स को इम्प्रूव रखें, एक्टिव रखें थ्रू आउट द डे। तो वो कैसे होगा? कुछ बिहेवियरल टिप्स के थ्रू, राइट। जैसे वॉक करते टाइम अगर पास में है आपका वर्क प्लेस, तो आप वहां पर बाइक के थ्रू, बाइसिकल के थ्रू या वॉक करके जाएं, राइट। उसके बाद फिट इन वर्कआउट, आप लंच ब्रेक लेकर के थोड़ा सा वॉक कर लें, राइट। या स्ट्रेंथ इन मसल्स, आप सिटिंग या स्टेबिलिटी बॉल का इस्तेमाल करें। जो भी आपका ब्रेक मिल रहा है आपको वर्क प्लेस के टाइम, आप उठ करके थोड़ा सा वॉक करना शुरू कर दें। आप फोन पे बात कर रहे हैं, बैठने की जगह आप उठ करके बात करें। उसके बाद स्टेयर्स लें, अगर फ्लोर्स ज्यादा नहीं है तो लिफ्ट की जगह स्टेयर्स ही ले, राइट। उसके बाद स्टैंडिंग डेस्क का इस्तेमाल करें, बैठने की जगह कभी उठे, ब्रेक लें हर 20 मिनट में, नहीं तो स्टैंडिंग डेस्क का इस्तेमाल करें, वहां पर खड़े होकर के काम करें। इक्विपमेंट्स को अवे रखें, क्योंकि वो भी हमारा ध्यान बैठ करके सिर्फ स्क्रीन को स्क्रॉल करने में काफी समय निकाल देता है। तो हमें इन छोटे छोटे टिप्स का ध्यान रखना है। नाउ ये कोई सजेशन नहीं है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं। जहां पर हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज का, जहां पर हम बात कर रहे हैं डाइट का, तो हाइड्रेशन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिस दिन आपको लग रहा है आप फास्टिंग रख रहे हैं, जिस दिन आपको लग रहा है कि आपका ब्रेक ज्यादा हो गया है, आप थोड़ा सा पानी के थ्रू देख सकते हैं कि पानी का कितना महत्व है। आपको सटाइटी वो प्रोवाइड कराएगा, राइट। आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट रखेगा, आपके टॉक्सिन्स रिमूवल में हेल्पफुल करेगा। तो ये आप अपने एक्सपर्ट के साथ कंसल्ट करके, अलग जैसे हर प्रकार की डाइट होती है, राइट, लेकिन हर एक डाइट हर एक इंडिविजुअल के लिए फिट नहीं हो सकता। उसी प्रकार से ये कुछ कुछ टिप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अपने एक्सपर्ट के साथ कम्युनिकेट करके, उसके साथ कंसल्ट करके ही करें, राइट। नाउ मेडिटेशन भी एक इंपॉर्टेंट पिलर है जब हम बात करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की, लेकिन सिर्फ स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए नहीं, इवन एक प्रॉपर फिजिकली एक्टिव बॉडी के लिए भी, एक हेल्दी मेटाबॉलिज्म के लिए भी। अगर हम पुराने समय से देखें और अभी भी काफी लोगों को लगता है जब हम मेडिटेशन या ब्रीदिंग एक्सरसाइज की बात करते हैं तो वो सिर्फ एक स्पिरिचुअलिटी के लिए है, एक आध्यात्मिक पर्पस के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टडीज अब बताती हैं कि मेडिटेशन के थ्रू आप किस प्रकार से अपने गट ब्रेन एक्सेस को
अपने गट को और ब्रेन को दोनों को हेल्दी रख सकते हैं। किस प्रकार से आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके अपने डाइजेशन को अच्छा रख सकते हैं, बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव कर सकते हैं, फैट लॉस हो सकता है, मसल्स की टोनिंग हो सकती है। ये सब हमने पुराने सेशंस में इवन पढ़ा भी है, अच्छे से जाना है, राइट। तो आप मेडिटेशन कर रहा ध्यान रखिए, जैसे आप कर भी रहे हैं रोज शाम को। तो वो क्यों जरूरी है? क्योंकि ये स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्पफुल होता है। चाहे आपका मेडिटेशन हो या आप जिस प्रकार से एक अच्छा रिदमिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, वो क्या करता है, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम हमारे शरीर का स्ट्रेस को रिस्पॉन्स करता है, लेकिन उसके अगेंस्ट में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है जो हमें कामनेस देता है, जो हमको रेस्ट पहुंचाता है। तो ये मेडिटेशन उस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। तो आपके पास अलग अलग प्रकार की मेडिटेशन है, आपके पास एक्सरसाइज रिकमेंडेशंस है जो हर दिन आपको मिल रही हैं, तो आप उनको स्टिक रहने की कोशिश करें, उनको फॉलो करने की कोशिश करें। देन हम बात करते हैं कैलोरी डिफिसिट डाइट की, कि क्या है। हमने बैलेंस डाइट की बात करी, राइट। हमने बात करी कि आपकी हेल्दी प्लेट कैसी दिखनी चाहिए, है ना। तो कैलोरी डिफिसिट बैलेंस डाइट, लेकिन यहाँ पर इसका क्या मतलब है? कैलोरी डिफिसिट मतलब जितना कैलोरी आपका इनटेक है और जितना एक्सपेंडिचर है उसके बीच का अंतर। अगर आप कैलोरी ज्यादा खा रहे हैं और कम एक्सपेंड कर रहे हैं तो उससे क्या होगा? वेट गेन होगा। वो आपका कैलोरी सरप्लस है क्योंकि आप कैलोरी ज्यादा ले रहे हैं। अगर जितना आप कैलोरी खा रहे हैं उतना ही कैलोरी आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो आपका कैलोरी बैलेंस हो गया, क्योंकि दोनों कैलोरी सेम है। लेकिन अगर आप कैलोरी कम खा रहे हैं और कैलोरी ज्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो वो एक डेफिशिएंसी क्रिएट कर दिया, डेफिसिट क्रिएट कर दिया, जो आपके हेल्दी वेट के लिए और आपके हेल्दी मेटाबॉलिक पैरामीटर्स के लिए बहुत जरूरी है। स्टडीज ये दिखाती हैं, इनफैक्ट जिस प्रोग्राम की हम बात कर रहे थे, नेशनल डायबिटीज प्रिवेंशन प्रोग्राम में भी इसी का बैलेंस डाइट का इस्तेमाल किया था, कैलोरी डेफिसिट बैलेंस डाइट का इस्तेमाल है। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन एक अप्रोच है। तो इसमें होता क्या है, कैलोरी इन आपके दो प्रकार से आती है। पहला आपके फूड के थ्रू और आपके बेवरेजेस के थ्रू, राइट, क्योंकि ये दोनों ही आपको कैलोरी देते हैं। लेकिन कैलोरी निकालने के बहुत तरीके से सोल्यूशन से बहुत वेज हैं, जैसे आपका BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट होता क्या है? आपके शरीर में कुछ कुछ गतिविधियां, आपके मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते ही रहते हैं, राइट। चाहे आप आराम की पोजीशन में हो तब भी, जैसे आपका हार्ट बीट, जैसे आपका ब्रेन का फंक्शन, आपका टेम्परेचर, जो शरीर का तापमान है उसका रेगुलेशन होना, राइट। आपकी जो मसल्स में एक्टिविटी है, ट्विचिंग होना, ब्लिंकिंग ऑफ आईज, जो आपकी पलक झपकना होता है, आप आंख बंद भी करेंगे उसके बाद भी आपके मूवमेंट्स होते हैं आईज के, राइट। ये एक्टिविटीज ऐसी हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आप इसके लिए कोई मेहनत नहीं कर रहे हो, लेकिन आपके शरीर में ये हो रहा है। डाइजेशन का होना, ब्लड सर्कुलेशन होना, वो कंटिन्यूअसली हो रहा है, वहां पे आपकी कोई भी एफर्ट्स की जरूरत नहीं है। इस जो बेसल मेटाबॉलिक रिएक्शंस आपके शरीर में हो रही हैं, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए होती है। तो आपका 70% जो एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है वो BMR के थ्रू होता है। 5% जो होता है वो आपका फिजिकल एक्सरसाइज के थ्रू होता है, जिसको हम यहाँ पर EAT बोल रहे हैं, एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। यानी जो आप एक्टिविटी के थ्रू जो हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, कैलोरी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, वो 5% है। देन नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, ये नीट है। नीट जो आप बिना किसी प्लान फॉर्म में जो पूरे दिन एक्टिव रहते हैं, जैसे हमने आगे पिछले देखा अभी पहले की कुछ स्लाइड्स में कि किस प्रकार से आप एक्टिव रह सकते हैं पूरे दिन, राइट, बिना एक्सरसाइज के भी, एक्सरसाइज के अलावा भी किस प्रकार से, वो नीट में आता है। एंड देन थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, यानी आपका TEF, वो आपका 10% होता है ना। थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड मतलब जो आप खाना खा रहे हैं उसके डाइजेशन के लिए, उसके एब्जॉर्प्शन के लिए, उसके मेटाबॉलिज्म के लिए जो एनर्जी यूज होती है, वो आपका सब मिलाकर के एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट 70% है, लेकिन ये 5%, 15% और टेफ आपका 10%, ये आपके हाथ में। आप आगे आने वाले सेशंस में देखेंगे किस प्रकार से ये सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फैक्टर्स आपके ओवरऑल एनर्जी एक्सपेंडिचर को बढ़ाने के लिए, राइट। तो जहां कैलोरी इन आपके हाथ में है, उसी प्रकार से कैलोरी आउट भी आपके हाथ में है ना। तो इसीलिए हमने जैसे देखा कि ये कैलोरी डेफिसिट, जहां पर एक इम्बैलेंस है कैलोरी इन और कैलोरी आउट के बीच में, ये एक इम्पॉर्टेंट वे है, मेथड है, ना कि सिर्फ आपके वेट मैनेजमेंट को रेगुलेशन करने के लिए, लेकिन इसके और भी बेनिफिट्स है।
जैसे हमने देखा कि नेशनल डायबिटीज प्रिवेंशन प्रोग्राम है, तो उन्होंने एक स्टडी की थी 15 साल के लिए, और उसके बाद देखा कि ये कैलोरी डेफिसिट डाइट आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है, वहां पर चांसेस ऑफ डायबिटीज बहुत कम हो गए थे। देन मेटाबॉलिक पैरामीटर्स, बाकी मेटाबॉलिक पैरामीटर्स जैसे ब्लड प्रेशर, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, ट्राइग्लिसराइड लेवल, उसमें भी जो एक कमी देखी गई थी। इम्प्रूव बॉडी कॉम्पोजिशन, जब हम बॉडी कॉम्पोजिशन की बात करते हैं यानी मसल मास अच्छा हुआ, लीन बॉडी मास अच्छा हुआ, जो बॉडी फैट परसेंटेज है वो कम होना, आपको विसरल फैट कम होना, ये सारे भी बेनिफिट्स होते हैं कैलोरी डेफिसिट डाइट के। और सबसे इंपॉर्टेंट है जब हम बात करते हैं कैलोरी डेफिसिट बैलेंस्ड डाइट की, जब हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं, वो एक ऐसी चीज है जो आप पूरे जीवन फॉलो कर सकते हैं। तो वो आपको एक होलिस्टिक अप्रोच देता है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या करता है, सस्टेनेबल, लंबे समय तक आप फॉलो कर सकते हैं। तो कैसा होगा आपका 24 आवर डिजाइन, ये हम अच्छे से जानते हैं कि हमारा 24 आवर डिजाइन एक हेल्दी प्लेट का कैसे होगा। इस हेल्दी प्लेट को हम अच्छे से जानते हैं, जहाँ 50% हमारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल होगा, उसके बाद 25% प्रोटीन, 25% हमारा होल ग्रेन्स और सीरियल से भरपूर होना चाहिए। लेकिन अगर हम उसको थोड़ा सा और ब्रेकअप करें, तो आपका 13% जो प्लेट का होना चाहिए वो फ्रूट से होना चाहिए, 7% आपका प्लेट का पल्सेस, कोई भी प्रोटीन का जब आप फॉर्म बात करें, जैसे पल्सेस हो गया या आपका एनिमल बेस्ड सोर्सेस भी हो गए, वो आते हैं। 25% आपका जो प्लेट का है वो मिल्क या कर्ड से होगा, 2% नट्स एंड सीड्स, 2% आपका प्लेट फैट्स या ऑयल्स, हेल्दी फैट से भी भरपूर होना चाहिए, 30% आपका जो है वो प्लेट वेजिटेबल्स से होना चाहिए। और वेजिटेबल्स मतलब हर प्रकार की वेजिटेबल्स, आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, आपकी जो भी फाइब्रस वेजिटेबल्स हैं, आपकी जो रूट एंड ट्यूबर्स हैं, आपकी हर प्रकार की वेजिटेबल्स 30%, और 20% आपकी प्लेट सीरियल्स या होल ग्रेन्स और सीरियल से भरपूर होनी चाहिए। तो अब ये तो एक ब्रेकअप हो गया मोटा मोटा, लेकिन यहाँ पे जो बात ध्यान देने वाली है वो है कि आपके प्लेट में हर प्रकार का फूड ग्रुप अब प्रेजेंट होना चाहिए, राइट। तो अगर मैं बात करूं, ये कुछ ग्लिम्सेस हैं एक नॉर्थ इंडियन प्लेट की, फॉर एग्जांपल, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके हर प्रकार के फूड ग्रुप्स हैं, आपके फ्रूट्स भी हैं, आपके पल्सेस भी हैं, जैसे चना मसाला हो गया, आपके छोले हो गए, एग करी हो गया, आपका भुर्जी हो गया अलग अलग प्रकार का, आप फिश भी होगा, मीट फूड ग्रुप में भी होगा, आपके अलग अलग प्रकार के नट्स एंड सीड्स भी होंगे, फैट्स, ऑयल्स, वेजिटेबल्स आप किसी भी प्रकार में ले सकते हैं, जैसे आपका आलू बैंगन हो गया, मसाला भिंडी हो गया, घिया की सब्जी हो गई। ये कुछ ऐसे डिशेस हैं जो इस फूड ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं और नॉर्थ में बहुत खाए जाते हैं। तो ये बात आपके न्यूट्रिशन एक्सपर्ट ध्यान में रख रहे हैं कि आप अगर जिस रीजन से आपका खाने में कंप्लायंस के लिए उन सारे फूड ग्रुप्स के अकॉर्डिंग फूड रेसिपीज या फूड ऑप्शंस प्रेजेंट हो। उसी प्रकार से अगर मैं ईस्ट की बात करूं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर एक फूड ग्रुप प्रेजेंट है, आपके फ्रूट्स भी हैं, पल्सेस भी हैं, एग, फिश, मीट है, का डेयरी भी होगा, नट्स एंड सीड्स है, और आपके जिस फॉर्म में आप खाते हैं, अगर आप प्योली दाल लेते हैं या चोलार दाल होता है, वो ईस्ट में ज्यादा पॉपुलर होगा, राइट। या आप बात करें मोचार घंटो है या आपका थोरेर तरकारी है, ये आपका ज्यादा पॉपुलर होगा ईस्ट में। तो फूड ग्रुप्स वही है, फूड ऑप्शंस रीजन स्पेसिफिक हैं। उसी प्रकार से वेस्ट में अगर आप देखें तो मटकी बहुत फेमस होता है, पीटला जो कि एक पल्स का एक फॉर्म है, राइट, तो बेसन से जो बनता है पीटला, आपका मटकी का दाल, आमटी, ये सारे आपके वेस्ट रीजन स्पेसिफिक हैं। या मैं अगर बात करूं होल सीरियल्स की या ग्रेन्स की, तो थाली पीठ या थेपला या भाखरी, ये सब कॉमन होते हैं वेस्ट में, राइट। तो ये सारे फूड ऑप्शंस आपके न्यूट्रिशन एक्सपर्ट जब आपका डाइट प्लान देंगे उसमें इंक्लूडेड होंगे। ये हर एक फूड ग्रुप किसी ना किसी फॉर्म में इंक्लूडेड होगा। उसी प्रकार से अगर हम साउथ की बात करें, तो साउथ में भी आपका सांबर हो गया, रसम हो गया, हॉर्स ग्राम दाल हो गया, ये काफी पॉपुलर होते हैं साउथ में, राइट। या आपका चिकन चुक्का हो गया, ये कुछ ऐसे फूड ऑप्शंस हैं जहां पर फूड ग्रुप सेम है लेकिन फूड ऑप्शंस साउथ स्पेसिफिक हैं। या आपका होल ग्रेन्स एंड सीरियल्स में बात करें तो अलग अलग प्रकार के मिलेट, डोसा, पड्डू, इडली जो आपकी मिलेट से मिलकर बनी है। तो इन सारे ऑप्शंस का ध्यान रखा जाएगा डाइट प्लान में, रीजन स्पेसिफिक लेकिन हर एक फूड ग्रुप को इंक्लूड करके। तो आज का जो आपका एक कार्य होगा वो होगा कि आप एक ऐसी ही प्लेट बनाएं जहां पर आपके हर एक फूड ग्रुप्स होंगे जो आपके डाइट प्लान में इंक्लूडेड होगा। आप एक ऐसी ही सिमिलर प्लेट बनाएं और शेयर करें अपने अपने ग्रुप में,
जहाँ आपके न्यूट्रिशन एक्सपर्ट होंगे आपको गाइड करने के लिए और आपकी हर एक समस्या का समाधान देने के लिए। अब इस जर्नी में कमिटेड रहना एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा, चाहे वो 5 दिन की बात हो, 10 दिन की या 100 दिन की। जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट होगा आपको यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर या इवन जीवन में भी एक रिजल्ट दिखाने में, वो होगा आपका कमिटमेंट। हाउ टू रिमेन कमिटेड। तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपने गोल की इंपॉर्टेंस को समझें और उसका इवैल्यूएशन करें कि उसका क्या पर्पस है, राइट। आप कोई भी चीज अगर करना चाह रहे हैं, आपके जीवन का क्या गोल है, आप क्यों करना चाह रहे हैं और वो कितना जरूरी है, महत्वपूर्ण है आपके लिए। और रीजंस ढूंढें कि आप कैसे कमिटेड रहें, राइट। क्योंकि हमारे पास हजारों एक्सक्यूजेस हो सकते हैं कमिटेड ना रहने के, उस गोल को ना अचीव करने के लिए। लेकिन हमें उन रीजंस पे ध्यान देना है जो आपको उस गोल तक पहुंचाने में हेल्पफुल होगा, राइट। और एक स्मार्ट गोल की तरफ आपको जाना है। आपको ऐसे गोल बनाने हैं जो स्पेसिफिक हो। तो आप ऐसा मत बोलिए कि आप ऐसे मत सोचिएगा कि 150 मिनट है, हफ्ते के होते रहेंगे, मैं कर लूंगा। आप उसको छोटे छोटे में डिवाइड कर लीजिए, 30 मिनट हर दिन का, राइट। ये आपका स्पेसिफिक है, आपने मान लिया कि 30 मिनट ही देना है, राइट। मेजरेबल, मेरे को 2000 स्टेप्स ही क्रिएट आज पूरे करने, कंप्लीट करने, या 3000 स्टेप्स ही करने हैं, तो वो मेजरेबल है, राइट। अगर जब मेजरेबल नहीं होगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप कितना कवर कर चुके हैं या कितना गोल अचीव कर चुके हैं। इसीलिए वो मेजरेबल होने चाहिए, अटेनेबल होने चाहिए, समथिंग जो प्रैक्टिकल हो। 2000 स्टेप्स अगर कोई बिगिनर है, राइट, अगर आप नया नया एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं, तो इमीडिएटली अगर आप बोले कि 10,000 या 15,000 हो स्टेप्स मेरे को कंप्लीट करने हैं, वेरी गुड, अगर आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते, अगर आपको पता है कि आपके शरीर में क्षमता कितनी है, आप उस प्रकार से प्रैक्टिकल गोल्स अचीव करने के लिए आप छोटे छोटे लेकिन प्रैक्टिकल गोल्स रखें। देन रियलिस्टिक, रियलिस्टिक मतलब समथिंग जो रियल हो, राइट, प्रैक्टिकल। एंड देन टाइम बाउंड हो। हर एक गोल, अगर आप 2000 एक दिन का या 30 मिनट एक दिन का कर रहे हैं, तो आप उसको उसी दिन कंप्लीट करने के लिए बाउंड रहे। आप उसको उसी दिन में ही कंप्लीट करने के लिए कार्यरत रहे, अग्रसर रहे और उसको कंप्लीट करें। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स है जो आप आगे और डिटेल में जानेंगे। आप जानेंगे स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं, आप समझेंगे जब आप अपने एक्सपर्ट्स के साथ कम्युनिकेट करेंगे, आप जब कम्युनिटी में रहेंगे, कि क्या इंपॉर्टेंस है आपके इस जर्नी में रहने का, आपके गोल्स आप उनको हर दिन रियलाइज करें। जब आप डिमोटिवेटेड फील करें तो आप उस गोल का ध्यान रखें, उसका क्या महत्व है आपके लाइफ में, आप क्यों ये अग्रीवेट करना चाहते हैं। और ये सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके आसपास की जो कम्युनिटी है, आपके आसपास जो फ्रेंड्स एंड फैमिली है, उनके लिए भी ये कितना महत्व रख सकता है। तो आप इसको ध्यान रख करके हर दिन आगे बढ़े। आई एम वेरी श्योर कि आप अभी तक इतने डेडिकेटेड रहे हैं। आई माई सेल्फ सो मोटिवेटेड टू सी यू कि आप इतने डेडिकेटेड हैं, मॉर्निंग में आते हैं, सेशन अटेंड करते हैं, कितना आप एक्टिव रहते हैं ग्रुप्स में भी। सो थैंक यू फॉर दैट। आई विश यू अ वेरी ऑल द बेस्ट। यहाँ से हमारी रियल जर्नी शुरू हो रही है, इंटेंसिव फेज से। सो आई एम श्योर कि आप सब कमिटेड रहेंगे। आई एम श्योर कि आप इसी डेडिकेशन के साथ इस जर्नी को आगे फॉलो करेंगे। किसी भी डाउट के लिए, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, हम हैं, वी आर देयर, योर एक्सपर्ट्स आर देयर। आप उनके साथ टच में रहिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट। विद दैट आई विल कंक्लूड माय सेशन। नमस्कार। थैंक यू सो मच डॉक्टर स्वाति। बहुत ही शानदार इंफॉर्मेशन रहा, इंसाइट्स रहा, और हम अपने आप को किस तरीके से इंटेंसिव फेज के लिए तैयार करें, ये पूरा एक पैकेज आपके सामने रखा गया दोस्तों। और इस इंटेंसिव फेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर स्वाति ने ये बताई कि 150 मिनट की एक्सरसाइज हमें किस प्रकार से अपने पूरे वीक में डिवाइड करना चाहिए दोस्तों। और एक्सरसाइज एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है हमारे इंटेंसिव फेज का। इनफैक्ट हमारे ओवरऑल हेल्दी लिविंग के लिए एक्सरसाइज कितना इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, बिना किसी विलंब के हम जैसे रोज एक्सरसाइज करते हैं, बिकॉज बीइंग इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर हेल्दी लिविंग, यहाँ पे मैं इनवाइट करना चाहूंगी मीनल जी को। मीनल जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, जो आज हमें इनफैक्ट बताएंगे कि आज हमारे लिए क्या है, इंटेंसिव फेज के अंदर में हम किस प्रकार के एक्सरसाइजेस को हम रेगुलरली पूरे दिन हम कर सकते हैं। ओवर टू यू मीनल जी। Hello everyone, a very warm welcome to today's session. Yes, very warm welcome to intensive session.
तो जिस तरह से अभी तक हम वर्कआउट कर रहे थे, हम उसी पेस से चलेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बहुत ज्यादा एकदम से पुश कर दूंगी वर्कआउट्स पे, बट हाँ, अभी तक हम कुछ ऐसे वर्कआउट्स कर रहे थे। एंड जैसे मैंने कल भी आइडिया दिया था कि जो अब हमारे वर्कआउट्स होते हैं, वो कमिंग फॉरवर्ड ऐसा हो जाएगा कि वो हमारे वार्म अप्स और सिर्फ कूल डाउन रह जाएंगे। इनफैक्ट उसके बीच में हम एक बहुत सही वाला वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। लेकिन आप देखिएगा, ये जो हमारा गट रीसेट फेज था, इसमें जो हमने एक फाउंडेशन बिल्ड की है, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा इस पूरे टाइम में। और वो जो जितने भी बेसिक्स हमने लर्न किए हैं, दैट विल हेल्प यू कि आप आगे करने वाली सभी एक्सरसाइजेस में किस तरह से अपने आप को इंश्योर करेंगे कि आपको कोई भी इंजरी नहीं हो। आप अपनी बॉडी में जितने भी मूवमेंट्स करेंगे वो सब आपकी रेंज में हो, प्लस हम थोड़ा सा स्ट्रेंथ भी ऐड करेंगे। तो मैं आपको एक ब्रीफ देती हूँ कि हम जितने भी वर्कआउट्स कर रहे हैं, इनफैक्ट जितने हमने फर्स्ट फेज में भी वर्कआउट किए, वी जनरली डिवाइड देम इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज स्ट्रेंथ, मतलब डेफिनेटली हम बॉडी वेट्स को यूज करके मूवमेंट करते हैं, जैसे प्लैंक है जिसमें आप सिर्फ अपना बॉडी वेट यूज करके कर रहे हैं, राइट। इंटेंसिव फेज में थोड़े टाइम बाद हम एक्सटर्नल वेट्स भी स्टार्ट करेंगे। सो एक्सटर्नल वेट्स इज लाइक 3 kg, 4 kg, 5 kg, लाइक दैट। हम डंबल्स, प्लेट्स कुछ भी यूज कर सकते हैं, बट विल ट्राई कि हम एक्सटर्नल वेट्स भी यूज करेंगे। तो होता क्या है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में, आपकी जैसे जैसे आप एज करते हैं वैसे वैसे आपकी जो बॉडी में मसल मास होता है वो कम होने लगता है। तो स्ट्रेंथ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ऑल द वर्कआउट्स। और जरूरी नहीं है कि आपको इसके लिए जिम में ही जाना है। हम सारे के सारे वर्कआउट्स आपको घर पर करवाएंगे। सिंपल, आपके पहले बॉडी वेट्स के साथ ट्रेन करेंगे हम कुछ दिन तक, और फिर जब हमें लगेगा कि उस तरह से आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ आ गई है, तब हम धीरे धीरे वेट्स को भी ऐड करें। सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कार्डियो। सो कार्डियो वर्कआउट इज एनी एरोबिक एक्टिविटी या एक्टिविटी जिसके अंदर आपके हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ता है, तो आपकी बॉडी का सर्कुलेशन, लिम्फेटिक फ्लो, सब कुछ बहुत अच्छे से इंप्रूव होता है। इनफैक्ट कार्डियो सुनते ही, कार्डियोवेस्कुलर सुनते ही हम हार्ट हेल्थ के बारे में सुनते हैं, राइट। सो दैट्स एग्जैक्टली हाउ इट इज। आपके हार्ट की हेल्थ के लिए, इनफैक्ट आपके बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सबकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए कार्डियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी हम वर्कआउट स्टार्ट करेंगे अब, हम स्ट्रेचेस की जगह हम कार्डियो से स्टार्ट बेसिक कार्डियो करेंगे। इनफैक्ट टू बिगिन विद, कार्डियो को हम म्यूजिक में करते हैं, लेकिन मैं आपको कार्डियो बहुत स्लो लेकर जाऊंगी। मैं पहले आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे हम कार्डियो करने वाले हैं, और फिर हम म्यूजिक बैक करेंगे। मेरी एक आप सभी से बहुत अच्छी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज जितना कर सकते हैं ना अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उतना करेंगे, बिकॉज शायद मैं यहाँ पर मूव्स थोड़े ज्यादा भी दिखाऊं, बिकॉज हमारा जो बेस है बहुत डाइवर्स है। तो उसमें कुछ 20s में भी हैं, 30s में भी हैं, 40s में भी हैं। सो इट्स अ डाइवर्स सेट, राइट। तो मैं कुछ ऐसी मूव्स भी दिखाती हूँ कि जो वो कम एज वाले, जिनको जो वर्कआउट्स कर ही रहे हैं, जो हर दिन रनिंग कर ही रहे हैं, तो उनको भी इंटरेस्टिंग लगे और वो भी कर पाए, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप 70s या 80s में है तो आप नहीं कर सकते, आप एब्सोल्युटली कर सकते हैं। ओनली थिंग इज कि आप उनको थोड़ा सा कंट्रोल के साथ अपनी बॉडी में उस वर्कआउट्स को, अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करके करेंगे। मतलब अगर मैंने कार्डियो में हम बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मूव्स करेंगे, बट फॉर एग्जांपल अगर मैं नी रेजेस करवा रहा हूं, अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि ओ नी रेजेस से उनके स्पाइन में ज्यादा प्रेशर हो रहा है और वो जब ऐसे पुल कर रहे हैं तो थोड़ा डिजी हो रहा है, तो आप समझ जाइए इस बात को कि आप इस चीज को आगे नहीं कर पा रहे। तो कंफर्टेबली कीजिए। मतलब नी रेजेस अगर आप सीधा खड़े होके नहीं कर पा रहे तो किसी वॉल का सपोर्ट ले लीजिए, फिर कर लीजिए, थोड़े धीरे कर लीजिए। सो इस तरह से आप कुछ वेरिएशंस कर सकते हैं, राइट। सो हम सबसे ज्यादा पहले स्टार्ट करेंगे कार्डियो से। कार्डियो के बाद हम करेंगे कुछ स्ट्रेंथ की मूव्स, और उसके बाद एंड में हम ऐड करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी ड्रिल्स। बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये सभी ड्रिल्स, बिकॉज आफ्टर अ वाइल आपकी बॉडी में जो एक मसल्स की जो एक फ्लूइडिटी होती है, जिस तरह से वो फ्लेक्स करती है, वो भी हैम्पर होने लगती है अगर आप बहुत लंबा बैठते हैं या आप उनको उस तरह से मूव नहीं। सो हम ये तीनों की तीनों चीजों पे काम करेंगे और हर दिन इन तीनों चीजों पे काम करेंगे। हम हर दिन कार्डियो करेंगे,
हर दिन स्ट्रेंथ का एलिमेंट ऐड करेंगे और फिर एंड में अच्छे से स्ट्रेच करेंगे। हाँ? तो मेक श्योर आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। नंबर 1, अपनी नींद कंप्लीट लेंगे। आप देखिए कि हम वर्कआउट्स हमेशा सुबह सुबह उठ के करते हैं, तो अगर आप रात को अच्छे से सो नहीं रहे हैं, आपकी बॉडी रिकवर्ड नहीं है, रेस्टेड फेज में नहीं है और कंप्लीट फील नहीं कर रही है, तो वो वर्कआउट्स भी आपको कंप्लीट फील नहीं करवा पाएगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रात को एक सही टाइम पे सोएं। इनफैक्ट एक पर्टिकुलर टाइम बनाएं अपना सोने का, जिससे आप जब उठे सेम टाइम पे आप वो एनर्जी फील करें, है ना। सो आपको पता है कि हम हमेशा 7 o'clock वर्कआउट्स कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप अपनी एडिक्वेट स्लीप लें। यहाँ पर आपको बहुत सारी प्रेजेंटेशंस दी जाएंगी, कितने सारे नॉलेज सेशंस दिए जाएंगे, जिसमें आपकी स्लीप को लेकर भी बहुत सारी बातें बताई जाएगी। ओके, सो एक्चुअली वी थॉट इट्स गोना बी अ नॉलेज सेशन, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग मैथ्स पे हैं, तो एक छोटी सी हम एक्टिविटी कर ही लेते हैं आज। हाँ, तो मैथ्स पे है तो आप सभी मैं भी एक मिनट मैथ पे आ जाती हूँ। सो इसी तरह से हम तीनों फेजेस की बात करेंगे, बट कोशिश करें कि आप अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें। आपको जिस तरह से प्रोटीन लेने के लिए बताया जा रहा है, प्रोटीन लीजिए, फाइबर लीजिए, अच्छे से सोइए, सो दैट आप प्रिपेयर्ड हो, आप अपने वर्कआउट्स के लिए एकदम अच्छे से प्रिपेयर होकर आए। और उसके बाद जब आप वर्कआउट करेंगे ना, आपको बहुत मजा आएगा, राइट। सो मेक श्योर कि आप इन बातों का ध्यान रखें, अपनी बॉडी के कंफर्ट के हिसाब से चलें, अपनी बॉडी को वेल रेस्टेड रखें और फिर वर्कआउट के साथ वो एक एनर्जी के साथ वर्कआउट करें। आइए मैट पे आते हैं। इनफैक्ट हम कार्डियो भी कर सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा पुश नहीं करेंगे कार्डियो में, बट हाँ 5-10 मिनट्स। तो मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ। इनफैक्ट मैं वो सारा का सारा आपको ब्रीफ भी दूंगी कि किस तरह से क्या करना है, बट सिंपल स्टेप से स्टार्ट करेंगे, साइड स्ट्रेचेस से स्टार्ट करेंगे, लिफ्ट से स्टार्ट करेंगे, सिर्फ अपनी बॉडी को खोलेंगे उस तरह से। हाँ, जब आप अभी मेरे साथ कार्डियो करेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि मेरा एक बहुत ही फेवरेट कार्डियो है, विच इज द सुमो स्क्वाट्स। बिकॉज ऐसा होता है कि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि उनके घुटनों में पेन रहता है और वो बहुत जल्दी शुरू हो जाता है जनरली बिकॉज ऑफ सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तो वो स्क्वाट्स, लंजेस इस तरह का वर्कआउट नहीं कर सकते। आपको पता है ये एक विशियस साइकिल है, मतलब घुटनों में पेन है तो हम घुटनों वाला, जिसमें भी थोड़ी ऐसी एंगेजमेंट होती है, हम वो वाला वर्कआउट नहीं कर सकते। आप वो वाला वर्कआउट नहीं कर सकते तो घुटनों के आसपास के मसल्स और वीक होते जाते हैं, है ना। आप एक बात समझिए, अगर ये आपका नी है ना, ये आपका नी है, इसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पर आपके काफ मसल्स है, ये आपके क्वाड मसल्स है, उसके नीचे आपके हैमस्ट्रिंग्स। तो ये कब तक सेफ रहेगा? जब इसको सपोर्ट करने वाले मसल सेफ रहे, राइट। आपके क्वाड स्ट्रॉन्ग रहेंगे, आपकी हैमस्ट्रिंग स्ट्रॉन्ग रहेगी, आपके काफ मसल स्ट्रॉन्ग रहेंगे। क्लियर? उसी तरह से ये आपके ग्लूट्स हैं, है ना, इसके ग्लूट्स के नीचे आपका मेजर बेस, टेल बोन। आपने सुना होगा ना, क्या होता है 60-70s में अगर कोई गिर जाता है तो हमें लगता है अरे बेड से गिर गए, लेकिन उनका क्या हो जाता है, हिप बोन टूट जाती है। क्यों? एक तो ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बोला कि जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं, आपकी बॉडी की बोन डेंसिटी, मसल मास ही गिरता है। तो अगर आप उस तरह से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो वो उसका, आप उस चीज को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे। प्लस ये आपका बेस होता है, राइट। अगर आपको अपने लोअर लंबर स्पाइन के आसपास की मसल्स को आपने स्ट्रेंथन नहीं किया, वहां पर मसल मास बिल्ड नहीं किया, तो अगेन ये एरिया भी आपका वीक होता है। फिर आपके कोर मसल्स, अगर आपने अपनी कोर मसल्स को स्ट्रेंथन नहीं किया, तो आपके कोर मसल्स किस चीज को प्रोटेक्ट करते हैं? आपकी पूरी L4 L5, जिस तरह से आपकी स्पाइन ऊपर जा रही है, राइट। तो अगर ये कोर मसल्स को स्ट्रेंथन नहीं किया तो दिस विल गो। तो इस तरह से आपकी पूरी बॉडी में जितने भी आपके जॉइंट्स हैं, वो इन दी एंड आपके मसल से सपोर्टेड। तो ये बोल देना कि मेरे घुटनों में दर्द रहता है इसलिए मैं वर्कआउट नहीं कर पाऊंगी, तो और वो भी नीज का मतलब लेग्स का लोअर बॉडी नहीं कर पाऊंगी, तो ये बिल्कुल एक ऐसा विशियस साइकिल है जो एक के बाद एक के बाद एक के बाद वापस उसको आपको गोल घुमाता रहे। हम इस लूप को ब्रेक करें, हम इस तरह की मूवमेंट्स ऐड करेंगे जो आपके घुटनों पे प्रेशर नहीं डाले, ठीक है।
4-5 मूव सिखाती हूँ, फिर मैं म्यूजिक के साथ भी करूंगी, लेकिन पहले बिना म्यूजिक के सिखाती हूँ। तो सबसे पहले मूव जो बहुत ही सिंपल है वो क्या करेंगे हम, सिंपल स्ट्रेचेस, मतलब आप अपनी टांगों को थोड़ा ज्यादा खोलेंगे हिप से। हमेशा इस बात का ध्यान रखें, मैंने पहले भी एक बार जब हम सिंपल ताड़ आसन भी कर रहे थे ना, मैंने तब भी आपको बोला था कि ताड़ आसन करते हुए भी टांगों को जोड़ के मत रखिए। अगर आपको कंफर्ट नहीं आता है ना, तो टांगों को जोड़ के मत रखिए। हर एक्सरसाइज को एथलेटिक स्टैंस में कीजिए। एथलेटिक स्टैंस क्या होता है, आपके पंजे आपके हिप्स के नीचे होते हैं, तो आपका जो बेस होता है ना वो स्ट्रॉन्ग बनता है। अगर आप इस तरह से नहीं करेंगे तो आप एथलेटिक स्टैंस में नहीं है, मतलब आप ऐसे टांगों को जोड़ के खड़े हैं तो आपका बेस नहीं स्ट्रॉन्ग होगा। आप अपने हिप्स से, पंजों से ऐसे सीधा खड़े रहेंगे तो आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो हर मूव को एथलेटिक स्टैंस में स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे खोलेंगे। तो ये सिंपल स्ट्रेचेस है, कोर टाइट करके साइड में स्ट्रेचेस है, सिंपल कार्डियो मूव, राइट। टैप्स एंड स्ट्रेच, टैप्स एंड स्ट्रेच, इसी तरह से साइड में, साइड में, साइड में। सब ओके है ना इन सभी मूव से? वेरी गुड। इन्हीं मूव को अभी हम खड़े खड़े एक जगह पे करते हैं। पहले कुछ मिनट, 2 से 3 4 मिनट इन मूव्स को हम एक जगह खड़े करके करते हैं, सिंपल स्टेप टचेस। एक बार बॉडी में थोड़ा सा ब्लड फ्लो एंगेज हो जाता है, फिर हम थोड़ी मूवमेंट ऐड करते हैं, मतलब कुछ स्टेप चलेंगे, जैसे 1 2 एंड मूव, 1 2 एंड मूव, 1 2 एंड मूव, 1 2 एंड मूव। इसी तरह से आगे 1 2 एंड अप, 1 2 एंड अप। तो इसमें क्या हो गया, जैसे मैंने पहले स्टेप टचेस किए थे, अब मैं मूव भी करूंगी और स्टेप टचेस। ठीक है, इस तरह से हम कुछ मूवमेंट ऐड करेंगे। बहुत तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भाग के, हल्का सा रुक कर, किसी भी तरह से मूव्स को करेंगे। फिर हम थर्ड टाइप की मूव ऐड करेंगे, जो मैंने बताया मेरी फेवरेट है, जो आप हर दिन करोगे मेरे साथ, सुमो स्क्वाट्स। सुमो स्क्वाट्स क्या होते हैं, इसके अंदर आपने सुमो देखे, सुमो पहलवान, एग्जैक्टली वही। इसमें आप अपने पंजों को बाहर रखेंगे, घुटनों को भी बाहर रखेंगे, नाभि को अंदर की तरफ खींच के रखेंगे और नीचे जाए। ठीक है, अब इस मूव में क्या होता है कि जो आपके घुटने हैं ना, उस पर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं आता। कहाँ प्रेशर आता है, काफ पे, इनर थाइस पे, हैमस्ट्रिंग, क्वाड्स, ग्लूट्स, ये सभी मसल ग्रुप को बहुत अच्छे से एंगेज करता है, और फिर आप उसमें मूव करते हैं। तो वो सभी लोग जिनको ऐसा लगता है कि वो जब स्क्वाट्स मारते हैं उनके घुटनों में पेन हो जाता है, इस मूव से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये नॉर्मल स्क्वाट नहीं। नॉर्मल स्क्वाट क्या होता है, आप अपने पंजों को ऐसे एथलेटिक स्टैंस में रखते हैं और फिर नीचे जाते हैं। इस मूव में कई बार लोग इस तरह से नीचे जाते हैं, ये ये कभी भी घुटनों से जो आपके नीज है ना, वो ड्राइविंग फोर्स नहीं होते हैं स्क्वाट्स। क्या ड्राइविंग फोर्स रहेगा स्क्वाट का, आज आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझिए प्लीज। हाँ, हर कोई, क्या ड्राइविंग फोर्स रहेगा, कोर। मतलब जब तक आपने ये नाभि को एंगेज नहीं किया, यहां से स्क्वीज करके ये जाएंगे, ये है स्क्वाट। इस पोजीशन को समझने के लिए सुमो से अच्छा कोई स्टैंस नहीं। मतलब अपने पंजों को बाहर की तरफ, घुटनों को भी बाहर की तरफ, नाभि को अंदर की तरफ खींचते हुए नीचे। तो ये मूवमेंट देखिए, इसमें मैं आगे नहीं गिर रही, मैं पीछे भी नहीं जा रही, मैं कहा हूं, मैं सेंटर में हूं और नीचे। तो क्या क्या एंगेज हो गया, पूरे मेरे ग्लूट्स, हिप्स, फिर मेरे क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग्स, काफ्स, सब एंगेज। ऊपर नीचे की मूव नहीं है, आगे पीछे की भी मूव नहीं है, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, कम से कम 100 मारेंगे। हर दिन हम 100 मारेंगे, ठीक है। तो सही फॉर्म कीजिए, सही फॉर्म को फॉलो भी कीजिए। अगर समझ नहीं आ रहा है तो एक चेयर को लीजिए, ठीक है, चेयर पर में आगे रखिए। चेयर आपको एज अ प्रॉप आगे झुकने नहीं, ठीक है। अपने हाथों को यहाँ रखेंगे, चेयर को रखेंगे, आपके टोज नीज सब बाहर रखेंगे, स्क्वीज करके नीचे। 1 2 3 4, ठीक है। इस तरह से सही मूव को करना सीखिए। देखिए कहां पर प्रेशर आ रहा है, किसी के घुटने में आ रहा है प्रेशर, आ ही नहीं सकता।
और एक इजी वेरिएशन, अगर फिर भी डर लग रहा है, कभी जिंदगी में स्क्वाट्स नहीं मारे और एकदम से मीररलेस स्क्वाट्स करा दिए, तो चेयर पे बैठ, ऐसे चेयर पे बैठेंगे लेकिन ये खोल के रखें, घुटनों को पंजों को बाहर खोल के रखें, फिर खड़े होइए और सिर्फ चेयर तक आइए। अब तो यहां से तो कहीं नहीं जा सकते ना, बैलेंस नहीं बनेगा, दर्द होगा तो क्या होगा, बैठ जाना, ठीक है। चेयर को एज अ प्रॉप रख के स्क्वाट्स मार, इससे ज्यादा सिंपल वेरिएशन नहीं होगा, है ना। लेकिन नीचे बैठ के नहीं आना, मतलब चेयर है आपके पास, नीचे बैठ के नहीं आएंगे आप, यहाँ है ना। सो 1 2 3 4, ये आपकी सपोर्ट के लिए है, आपकी वेरिएशन के लिए है कि आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मतलब जब तक आप उस चीज से कंफर्टेबल, ठीक है। तो आइए आज कुछ कार्डियो तो करेंगे, आई नो हमारा नॉलेज सेशन है, बट कुछ मस्ती करते हैं, ठीक है। कंफर्टेबल रहिएगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको पता है आपके वर्कआउट्स की क्या होनी चाहिए, मैं बता देती, स्माइल। आपको पता है क्यों? बिकॉज बहुत सारे लोग बहुत प्रेशर के साथ वर्कआउट करना शुरू करते हैं ना, ऐसे वाला मेरा आज तो ऐसा, और फिर वो जब वर्कआउट करते हैं तो वो इतने स्ट्रेस्ड होते हैं, ऐसे इस तरह से। आपको पता है आप अपने बॉडी का कोर्टिसोल रेज करते हैं, विच इज एक्चुअली अ स्ट्रेस हार्मोन। और स्ट्रेस हार्मोन क्या करता है? स्ट्रेस हार्मोन आपकी बॉडी को कहता है कि भाई साहब फाइट एंड फ्लाइट मोड ऑन कर दो, लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, वो आके आपके फैट लॉस प्रोसेस को स्टार्ट ही नहीं होगा। सो एवरीथिंग इज अबाउट टेकिंग इट इजी, खुश रहिए, मस्ती से वर्कआउट कीजिए, दिल खोल के वर्कआउट कीजिए। आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं अपनी बॉडी के लिए, स्ट्रेस से क्यों करेंगे? स्माइल करते हुए, रहते हुए ना, वैसे वर्कआउट करें, मजा आएगा आपको। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ। These conversations get so creative, going so deep into fantasy. And all the waiting, testing my patience, more than your words should be touching me. You know you can make me feel the flame from 55 million miles away, serving that straight telepathy. And tell me how you get me to the edge when I'm all alone here by myself. The craziest thing I ever felt. You don't need no hands, 'cause the way you're looking at me make me wanna dance, yeah, make me move my body. Cancel all my plans, let you drive me mad. Baby, you don't even need to use no hands. Come put 'em on me anyway, come put 'em on me anyway, come put 'em on me anyway. Hands, hands, come put 'em on me anyway, come put 'em on me anyway, come put 'em on me anyway. Hands, hands. Yo, no hesitation, no punctuation. These high vibrations keep coming through. Let my persuasion and all frustrations when we fulfill what we promised to. You know you can make me feel the flame from 55 million miles away, serving that straight telepathy. And tell me how you get me to the edge when I'm all alone here by myself. The craziest thing I ever felt. You don't need no hands, 'cause the way you're looking at me make me wanna dance, yeah, make me move my body. Cancel all my plans, let you drive me mad. Baby, you don't even need to use no hands. Come put 'em on me anyway, come put 'em on me anyway, come put 'em on me anyway. Hands, hands, come put 'em on me anyway,
pa' acá, que el party empezó, que el party empezó. La la la, vamos a danzar, que el party empezó, que el party empezó. Que el party empezó, que el party empezó. Que el party empezó, que el party. Que el party empezó. Estamos de fiesta, hasta que amanezca, no me importa nada, que suene la orquesta. Estamos de fiesta, hasta que amanezca, no me importa nada, que suene la orquesta. Estamos de fiesta, hasta que amanezca, no me importa nada, que suene la orquesta. Estamos de fiesta, hasta que amanezca, no me importa nada, que suene la orquesta. Quiero bailar contigo toda la noche, niño, cocinar. La la la, echa pa' acá, que el party empezó, que el party empezó. La la la, vamos a danzar, que el party empezó, que el party empezó. Que el party empezó, que el party empezó. Que el party empezó, que el party. Que el party empezó. Que el party empezó. Estamos de fiesta, hasta que amanezca, no me importa nada, que suene la orquesta. Estamos de fiesta, hasta que amanezca, no me importa nada, que suene la orquesta. Estamos de fiesta, hasta que amanezca, no me importa nada, que suene la orquesta. Estamos de fiesta, hasta que amanezca, no me importa nada, que suene la orquesta. Estamos de fiesta. Passo à frente, passo atrás. Mova sua cintura, comece a dançar. Sudando la gota como me rebota tú, mi danzarino, yo soy tú, garota. Sudando la gota como me rebota tú, mi danzarino, yo soy tú, garota. Garota. Yo soy tu garota. Garota. Yo soy tu garota. Yo soy tu garota. तो इस मूव में हमने क्या किया, जैसे हमने सिंपल नी अप किए थे, इस बार हमने कंटिन्यूअस किया. सो साइड रेज, सेंटर, साइड रेज. और अभी क्योंकि हम वी आर टेकिंग इट लिटिल इजी, तो अभी हम सेंटर पे स्क्वाट्स नहीं कर रहे. तो कैसे, अभी हम साइड साइड, सेंटर में हम डाउन नहीं जा रहे. अदरवाइज हम लोग क्या करते, जैसे ये साइड है, सेंटर, देन साइड, देन साइड. ठीक है, तो अभी कंफर्टेबल रहिए. साइड एंड साइड एंड साइड एंड साइड, है ना. और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नीज को बहुत ऊपर नहीं उठा सकते,
जहां तक उठा सकते हैं वहां तक उठाइए, है ना। अगर मैं ऐसे कर रही हूँ, आपको इतना नहीं आना है तो सिर्फ ये मूव कीजिए ऐसे। गुड, वेरी नाइस। जो हमने स्क्वाट्स मारे, थोड़े पल्सेस मारे आज हमने विद द म्यूजिक, मतलब पल्स 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 पल्स। पल्स एक रेंज होता है जो थोड़े से मोशन में ऊपर नीचे होता है। जैसे अगर मैं पूरा सुमो स्क्वाट मारूं तो मैं पूरा नीचे जाऊंगी फिर ऊपर आ जाऊंगी, फिर पूरा नीचे जाऊंगी फिर ऊपर आ जाऊंगी। मैंने आज पल्सेस इसलिए चूज किया क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप वो रेंज समझिए। पल्स इज दिस, 1 2 3। इस रेंज को समझिए, किस रेंज में रहना है। खड़े होके घुटनों को लॉक नहीं करना, है ना। जैसे जो नी ज्वाइंट है, ये अगर ये आपका नी ज्वाइंट, इसको हमने ऐसे नीचे गए, फिर हम आए, फिर नीचे गए, फिर आए। सो नी ज्वाइंट सॉफ्ट है। अगर आपने सीधा खड़े होके कड़क ऐसे करके नी ज्वाइंट को हर बार लॉक किया, वो नहीं चाहिए मुझे। ये आप नीचे गए सॉफ्ट है, फिर आप ऊपर आए सॉफ्ट है, फिर आप नीचे गए सॉफ्ट है, फिर आप ऊपर आए सॉफ्ट। आई डोंट वांट कि आप यहां से ऐसे टांगों को ऐसे करके लॉक करें। समझ गए ना? एवरीबॉडी क्लियर? पूरे वर्कआउट्स में कोई भी अपने जॉइंट्स को लॉक नहीं करे, है ना। पुशअप्स मारते हुए भी एल्बो सॉफ्ट रहेंगी, ऐसे करके ऐसे करके पूरे लॉक नहीं मारेंगे अपने जॉइंट से। हमेशा याद रखिएगा, किसी का भी जॉइंट का वर्कआउट नहीं होता। किसका वर्कआउट होता? मसल का, है ना। तो मसल पे एंगेजमेंट रखिए, अपना पूरा का पूरा अटेंशन मसल पे रखिए, जॉइंट पे नहीं। सॉफ्ट रहेंगे जॉइंट्स, स्टेबल रहेंगे जॉइंट्स, जॉइंट्स में प्रेशर चाहिए ही नहीं। बहुत बेसिक बातें हैं, बट दे विल एंश्योर कि आप पूरी लाइफ चलते फिरते रहे, अच्छे से वर्कआउट करें। इनफैक्ट ये सभी मूव्स फंक्शनल है, इनको वर्कआउट तो कहना ही नहीं चाहिए। मतलब किचन में गए, उधर कोई बर्तन पड़ा है तो उतारेंगे ना उठा के, ऐसे बर्तन को भी तो खींच के उतारेंगे। अगर इस तरह के मूवमेंट नहीं है बॉडी में, तो जिस दिन ऐसे टेढ़ा होके ऊपर से बर्तन उतारेंगे उस दिन कमर का एक काट। तो इन मूव्स को करते रहिए, ये तो बेसिक मूव्स है, फंक्शनल मूव्स है। नीचे से सामान कितना उठाना पड़ता है हमको, लेकिन गलत उठाते कैसे। अगर मेरे पास अभी क्वेश्चन है, तो जनरली लोग कुछ भी उठाना हो जमीन से कैसे उठाते, ऐसे करके ऐसे उठा लेते। ये बिल्कुल भी नहीं, कमर कभी भी सामान उठाने के लिए नहीं दी गई है। सामान उठाने के लिए आपकी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है, क्या है? ग्लूट्स, है ना। ये दिए ना, अपने ग्लूट्स को स्क्वीज करिए अच्छे से और फिर नीचे जाइए। मतलब ग्लूट्स को एंगेज करते हुए नीचे जाइए और फिर उठा के लाएंगे कुछ। गुड। इसी तरह से आज हमने अभी कार्डियो पूरा नहीं किया है, लेकिन मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो समझाना चाह रही हूँ, वो है कूलिंग डाउन। जैसे ही वर्कआउट खत्म होता है हम जल्दी से भाग जाते हैं, राइट, कि ओह वर्कआउट बहुत सही हो गया। लेकिन जो उसके बाद स्ट्रेचेस है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोचिए कि जब आप वर्कआउट करते हैं तो क्या होता है, आप वर्कआउट करके ना अपनी मसल्स को थोड़ा सा टेंस करते हैं। मतलब हल्का सा, अगर इतना मसल का साइज है तो इतना हो जाता है, आप उसको इतना ही छोड़ के भाग जाते, हमें उनको वापस स्ट्रेच बैक भी करना है ना। आइए मैट पे स्ट्रेचिंग करते हैं, बट मैंने आपको हल्का सा ओवरव्यू दिया कि इस तरह से हम कार्डियो करेंगे। स्ट्रेंथ हम आज इस तरह से नहीं कर पाएंगे, बिकॉज स्ट्रेंथ के लिए मुझे प्रॉपर बेस और ये सब चाहिए होगा, वो हम कल से स्टार्ट करते हैं। कुछ स्ट्रेचिंग ड्रिल्स करते हैं, मोबिलिटी करते हैं। मैट पे आ जाइए, कोर को एंगेज करेंगे अच्छे से, लेग्स को स्ट्रेच करेंगे आज, है ना, क्योंकि हमने थोड़े से स्क्वाट्स भी मारे, चाहे बहुत कम मारे। कोर को एंगेज करिएगा, लेंथन करेंगे अपने स्पाइन को ऊपर की तरफ, स्क्वीज, फिर वापस टक करते हुए फिर अच्छे से लेंथन करेंगे ऊपर की तरफ, लंबी गहरी सांस भरते और फिर सांस को छोड़ते हुए। आपको पता है बहुत कम इंजरीज वर्कआउट के टाइम पर, बहुत ज्यादा इंजरीज तब होती है जब आप बैठे होते हैं। अगर आपने अच्छे से कूल डाउन नहीं किया, स्ट्रेचिंग नहीं की है, तो वो मसल्स जब स्टिफ होते हैं तो मेक श्योर कि कूल डाउन मिस नहीं होना चाहिए। और फिर वापस
एक लेग को आगे लेकर आएंगे, हाई लंज लो लंज दोनों सिखा रही हूँ, जो कंफर्टेबल होगा ना सिर्फ वही करेंगे, है ना। बहुत सारे लोगों को नी पे प्रेशर आता है हाई लंज में, तो घुटना नीचे रेस्टेड रख सकते हैं और उस घुटने के नीचे हमारा साथी कुशन, आई कीप इट फ्रॉम डे 1 फॉर एवरीवन, कुशन को रखिएगा अपने नीज के नीचे अगर प्रेशर आता है। एक लेग को आगे लेकर जाएंगे, अपने दोनों हाथों को अपने पंजे के साथ में बना, पिछले वाली लेग को ऐसे करके स्ट्रेच, सिंपल हाई लंज की मूव है, नाभि अच्छे से खींची रहेगी, जो आपकी पिछली टांग है इस मूवमेंट को देखिएगा, ये जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, आप अपने पंजे को ना पीछे की तरफ पुश नहीं करें, सीधा। डिफरेंस दिखा? अगर आपने पंजा ऐसे किया तो क्या हुआ है, सब कुछ गलत है फॉर्मेट, घुटने में प्रेशर आएगा, एंकल पे भी प्रेशर आएगा, पंजा सीधा रहना चाहिए इस तरह से, पीछे नहीं, पीछे को प्रेशर नहीं दो, सीधा रखो। जब पंजे को सीधा रख रहे हो तो क्या कर रहे हो, क्वाड्स पे प्रेशर आ रहा है, नीज तो आपके रिलैक्स हो गए, कोर को एंगेज करके रखो, इस तरह से पूरा स्ट्रेच करो हाई लंज। अगर हाई लंज थोड़ा डिफिकल्ट है तो घुटना नीचे रख लो, पंजे को बाहर की तरफ, इस तरह से स्ट्रेच करो, ठीक है। दोनों ही स्ट्रेचिंग के तरीके बिल्कुल ठीक है, हाई लंज या लो लंज जिसमें भी कर सकते, अच्छे से स्ट्रेच कीजिए। दूसरी साइड भी स्ट्रेच एंड लेंथ, अच्छे से दोनों साइड, अपने नीज को नीचे रख के इस तरह से भी स्ट्रेच कर सकते, पूरा का पूरा। कैन यू फील कि आपके ग्लूट्स में, आपकी इनर थाइस में किस तरह से स्ट्रेच बन रहा है? एग्जैक्टली वो ही हमें करना, अपने दोनों पंजों को जोड़ के बटरफ्लाई करें, अच्छे से दोनों साइड पे अपनी थाइस को स्ट्रेच आउट करें, अपनी थाइस को जितना हो सके मैट की तरफ। लेकिन मूवमेंट कहाँ से है अभी, वैसे बिकॉज हमने थोड़े से सुमोस किए, ये सब किया, तो आप देखेंगे कि मूवमेंट इनर थाइस से ही आए, है ना, बिकॉज वो मसल थोड़ा एक्टिवेट है। वेरी गुड, स्ट्रेच करिए, हल्का सा रिलैक्स, एक साइड स्ट्रेच और करेंगे लास्ट। उसके बाद आप आराम से थोड़ा लंबा गहरा सांस लेकर शवासन में भी रिलैक्स कर सकते हैं। और हम चलने वाले हैं फिर कल अपने घास वर्कआउट के साथ। अब अपने दोनों लेग्स को अच्छे से स्ट्रेच करेंगे, हम होल्ड करेंगे, बार बार मूवमेंट नहीं करेंगे, लेंथन करके सिर्फ होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, धीरे धीरे देखिए कहां तक जा सकते हैं, 8 9 10, वापस सिंपल स्ट्रेच करो, होल्ड कीजिए, लेंथन कीजिए स्पाइन को, 1 2 3, थोड़ा सा कोर को और एंगेज करेंगे, ऑब्लिक्स को लंबा करेंगे स्ट्राइक से, 4 5 6, घुटनों को ऊपर नहीं उठाएंगे, 7 8 9 10। ओके, ठीक है, मैं कोर का ना एक डायग्राम आपको बना के एक्सप्लेन करते हैं। कल कोशिश करते हैं कि हम कोर का एक डायग्राम, जनरली आई एम अ वर्कआउट पर्सन, तो प्रेजेंटर के लिए मैं किसी और को इस तरह से एंगेज करते हैं हम कि आपको कोर वर्कआउट का एक डायग्राम दिख पाए जिसमें आप अंडरस्टैंड कर पाए कि कैसी मसल्स। ग्रेट, देन थैंक यू so much. I'll see you all there tomorrow. Till then, keep rocking and have a great day. Bye everyone. Bye. Take care. थैंक यू सो मच मीनल जी। दोस्तों आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये था हमारा इंटेंसिव फेज का डे 1। अब दोस्तों कल हम दोबारा मिलेंगे सुबह 6:30 बजे और हम इंटेंसिव फेज के डे 2 में हमारे लिए क्या रखा है वो हम देखेंगे। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सो wish you all the best for today's and for the next intensive phase. Thank you so much everybody. Have a great day.